दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और बीपीएससी का क्रैश कोर्स देखेंगे हम लोग। तो ये बायोलॉजी का क्रैश कोर्स है, ठीक है, बायोलॉजी का। इसके पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जो क्रैश कोर्स अपलोड कर दिया है। ये जीव विज्ञान का देख लेते हैं हम लोग क्रैश कोर्स, ठीक है। इसके अलावा आरओ एआरओ के लिए आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बायोलॉजी क्या है। तो इसमें परिचय दिया है। परिचय है कि जीव विज्ञान जीवन और जीवित जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें अनुवांशिकी, परिस्थितिकी, शरीर की संरचना, विकास सहित विविध विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जीव विज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि जीवित जीव कैसे कार्य करते हैं और एक दूसरे और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और समय के साथ विकसित होते हैं। तो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, इस तरह पूरा जानकारी जो है एक मानव के बारे में जीव विज्ञान मिलती है। मानव, वनस्पति, जितने जीवित जीव हैं धरती पे सबकी जानकारी मिलती है इसमें। तो जीव विज्ञान जो शब्द का जो उपयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ट्रेविरेनस और लैमार्क ने किया था और जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तू को माना जाता है, ठीक है। अब इसमें साइटोलॉजी क्या होती है, कोशिकाओं का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो मानव शरीर की कोई भी जीव है, ठीक है, मानव जीव या कोई भी जीव, अन्य जीव की सबसे जो बेसिक जो जीव है, जैसे कि हम अभी केमिस्ट्री में पढ़े थे, सबसे बेसिक जो होता है वो परमाणु होता है। उसी तरीके से मानव और जीवित जीवों के जो शरीर में सबसे बेसिक जो होता है, बेसिक चीज़ है वो सेल होता है। सेल या जिसको हम कोशिका कहते हैं, कोशिका सबसे बेसिक कोशिका होती है। तो साइटोलॉजी में हम उसी कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो उसमें पहली कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये पूछता है। तो पानी में हुआ था। पहली जो कोशिका का डेवलपमेंट हुआ था वो पानी में हुआ था, जल में। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। जो नर्वस सिस्टम हम शरीर में होता है मानव के और अन्य जीवों के, तो सबसे लंबी वही होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। सेल शब्द का किसने काढ़ा था, सेल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था इसका प्रयोग, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की आनुवांशिक सामग्री किस में होती है, तो डीएनए में होती है। तो कोशिका की जो सामग्री डीएनए में होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवित शक्ति होती है, तो मस्तिष्क की कोशिका में अगर नुकसान हो गया मस्तिष्क की कोशिका का, तो उसका पुनर्जीवित होने का बहुत कम चांस है, ठीक, कम चांस है कि पुनर्जीवित हो जाए, ठीक है। और सबसे अधिक जो पुनर्जीवित होने की शक्ति होती है वो लीवर में होती है, लीवर या यकृत में होती है, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग एक प्रमुख भूमिका निभाता है, तो जो प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है, हम कुछ खाते हैं और वो शरीर में जाता है, तो प्रोटीन उसमें से जो निकाला जाता है उसमें सबसे अधिक जो प्रमुख भूमिका निभाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो मिलके इसको प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं और उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला है ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोशिका ज़्यादातर क्या उपयोग करते हैं, तो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो कोशिका होती हैं, ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोशिका ज़्यादातर क्या उपयोग करती हैं, तो ग्लूकोज का यूज करती हैं, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोशिका ने ग्लूकोज का ज़्यादा यूज करती हैं, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो ये एग्जाम में पूछता है। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए की इकाइयों को कहा जाता है, तो डीएनए का जो इकाई होता है, डीएनए की जिससे बना होता है, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन होते हैं डीएनए में, तो एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। फिर थायमीन होता है, थायमीन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। और साइटोसिन होता है, साइटोसिन, जिसको हम सी से करते हैं। और गुआनिन होता है, गुआनिन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये जो मिल के क्या बनते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइडों से डीएनए की इकाई का निर्माण होता है, ठीक है। दैहिक कोशिका में होता है
तो माइटोसिस होता है, दैहिक कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन यौन प्रजनन कोशिका में होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है यौन प्रजनन की कोशिकाओं में होता है। जीवित कोशिका में वायरस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जिन्होंने पहली बार डीएनए की संरचना को रेखांकित किया था उनका वाटसन और क्रिक नाम है। इस तरह से पूछता है वाटसन और क्रिक के बारे में। कोशिका की आत्म जो घाती थैली है उसको क्या कहा जाता है, तो कोशिका में आत्मघाती थैली है उसको लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आत्मघाती शैली है जिसमें जो बीमार कोशिका होती हैं इसी लाइसोसोम में आके वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। लाइसोसोम की खोज 1949 में डी डुवे द्वारा किया गया था। दुबे नहीं है, डी डुवे द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइबोसोम कोशिकाओं का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यहाँ पे दिखाया गया था आपको कि राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मिल के और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होता है। वनस्पति विज्ञान देखते हैं। वनस्पति विज्ञान में वनस्पति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। तो थियोफ्रास्टस कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं ये थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। जैथोफिल और कैरोटीनॉयड के गठन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। तो जैथोफिल और कैरोटीनॉयड के कारण जो है पत्तियों का जो रंग होता है वो पीला होता है। आलू में वनस्पतिक प्रजनन पाया जाता है। तो आलू में वानस्पतिक प्रजनन पाया जाता है। मक्का एक लैंगिक फूल है। मक्का जो है एक लैंगिक फूल है। फूल गोभी के खाद्य भाग पुष्पक्रम होता है। तो फूल गोभी का कौन सा भाग हम खाते हैं, तो उसका पुष्पक्रम खाते हैं हम लोग, ठीक है। पोमोलॉजी में क्या किया जाता है, किसका अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, फलों का अध्ययन, ठीक है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। जिग्रोस्पर्म, तो जिम्ब्रोस्पर्म जो होता है वे पौधे हैं जिनमें बीज लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं उगते। तो ये इंपॉर्टेंट है। जिम्ब्रोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्ब्रोस्पर्म, तो इसमें बीज तो लगते हैं, बीज आते हैं इसमें, मगर उसमें पुष्प नहीं बनते हैं, नहीं उगते हैं इसमें। किसमें, तो जिम्ब्रोस्पर्म में। अगला है स्टोमेटा पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए मौजूद होता है। तो गैसों का जब पौधों में आदान प्रदान जो होता है, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके कारण होता है, तो स्टोमेटा के कारण होता है। स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है डेट्रोलॉजी का किसका अध्ययन किया जाता है, डेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो डेट्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है, किया जाता है। अगला फूलों का अध्ययन के एंथोलॉजी कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी, ठीक है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला शुक्राणु विज्ञान बीजों का अध्ययन है। तो शुक्राणु विज्ञान जो है, शुक्राणु विज्ञान वो क्या है, तो बीजों का अध्ययन है, बीजों, ठीक है, बीजों का अध्ययन होता है। तो स्पर्म को बीज कहते हैं, ठीक है। अगला है पादप वर्गीकरण, पौधे को वर्गीकरण करने और नामकरण करने का विज्ञान है। तो पादप वर्गीकरण क्या करता है, तो पौधों का वर्गीकरण और नामकरण करने का एक विज्ञान है, ठीक है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जो जनक होता है कार्ल लिनियस होता है, लिनियस है। तो टैक्सोनॉमी जो होता है, जो कहाँ गया टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी है, इसमें ही हम पादप के वर्गीकरण और उसके नामकरण का काम करते हैं, ठीक है। तो पादपों की पहचान, वर्णन, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन जो होता है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है, टैक्सोनॉमी, ठीक है। कार्ल लिनियस ने इसको खोजा था। साबूदाना किस चीज़ से बना है, साबूदाना जो होता है वो किससे बनता है, तो साबूदाना एक प्रकार का स्टार्च है। आमतौर पर मेट्रोक्लिलोन सागू से निकाला जाता है, ठीक है।
तो साबूदाना देखे होंगे, जो साबूदाना खाते हैं सब लोग, तो वो बनता जानते हैं किसे? कसावा की जड़ों से बनता है। कसावा की जड़ों से साबूदाना का निर्माण होता है। उसी का हम लग रहा है कि नाम होगा मेट्रोक्लिलोन सागू, या टिपियोका रोट भी कहते हैं इसको। टिपियोका या ओका होता है। टिपियोका क्या होता है? रूट होता है। टिपियोका रूट से बनता है, ठीक है। ये जो है स्टार्च होता है, ठीक है। अगला है अदरक और आलू खाद्य भाग तने होते हैं। तो इसको हमने किस में पढ़ा था? तो कृषि का जो क्रैश कोर्स है, कृषि विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है, उसमें बताया कि किसका भाग, कौन सा भाग खाया जाता है। तो अदरक है, आलू है, इसका तना खाया जाता है। तना खाया जाता है, ठीक है। अगला है प्रसार द्वारा ऑक्सीजन पौधों में बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो प्रसार द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन पौधों में बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। इसको याद रखने की जरूरत है, प्रसार द्वारा होता है। सुक्रोज पौधों में खाद्य पदार्थों के हस्तांतरण का मुख्य रूप है, ठीक है। छाया में उगने वाले पौधे को साइकस कहा जाता है। जो साइकस होते हैं, साइकस, वो कहाँ उगते हैं? तो छाया में उगते हैं। छाया में उगते हैं ये साइकस, ठीक है। तो छाया में उगने वाले पौधों को साइकस कहा जाता है। सरसों एक उभय लैंगिक पुष्प है। तो सरसों जो है एक उभय लैंगिक है या बायोसेक्सुअल है, ठीक है। बायोसेक्सुअल है या उभय लिंगी पुष्प है। कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो कवक अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। तो शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवाल का अध्ययन होता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रोजन, ये सब में कन्फ्यूज हो जाता है। तो ये लिख लीजिए कि पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। बीटा कैरोटीन होने के कारण जो गाजर का रंग जो है नारंगी होता है। बीटा कैरोटीन के कारण जो गाजर का रंग नारंगी होता है। एक और इसमें जो विटामिन होता है, या एक और जो कुछ होता है, क्या नाम है उसका, जो गाजर का रंग पीला करता है? ल्यूटन भी कहते हैं। ल्यूटन से भी मिलता है, ठीक। गाजर का पीला रंग होता है ल्यूटन के कारण। ये तो बीटा कैरोटीन नहीं, ल्यूटन भी है, ल्यूटन के कारण होता है, ठीक है। टमाटर में लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में पीले रंग का वर्गीकरण जो है करक्यूमिन के कारण होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? तो रेडवुड है। सबसे ऊंचा पेड़ रेडवुड है। जाइलम का काम का कौन सा हिस्से में जल परिवहन का कार्य नहीं करता? तो जाइलम का कौन सा हिस्सा जल के परिवहन का कार्य नहीं करता है? तो जाइलम फाइबर ये काम नहीं करता। बाकी परजीवी पौधा कौन सा है? तो अमरबेल जो है परजीवी पौधा है, ठीक है। ऑटोट्रॉप अपना भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है? तो जो ऑटोट्रॉप होता है वो भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, स्टार्च के रूप में। अगला पपीता और तरबूज उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। तो पपीता और तरबूज जो हैं उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। पपीता तरबूज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वाष्पोत्सर्जन होती है। गार्ड सेल में वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अगला है इसमें कि जो फ्लोएम ऊतक में कौन से पौधे में क्या ले जाता है? तो फ्लोएम जो ऊतक होता है ये फूड ले जाता है, खाना, पोषक तत्व ले जाता है। पोषक तत्व लेके जाता है कौन? तो जो फ्लोएम होता है। जाइलम जल लेके जाता है। जाइलम जो होता है लवण जल लेके जाता है, जल। और अब पादप जगत में कैसे मामला हो? तो पादप जगत में एक होता है क्रायोप्रोगैम। तो क्रायोप्रोगैम क्या होता है? तो बिना फूल वाले और बिना बीज वाले जो पौधे होते हैं उसको क्रायोप्रोगैम कहते हैं। और फैनरोगमाए जो होते हैं, फैनरोगमाए फूल और बीज वाले पौधे को फैनरोगमाए कहते हैं, ठीक है। अब जो है क्रायोप्रोगैम में जो बिना फूल और बिना बीज वाले पौधे होते हैं उसमें थैलोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं और टेरिडोफाइट आते हैं। थैलोफाइट में पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में अच्छी तरह से विभेदित नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं होता है। तो थैलोफाइट में पौधे का शरीर, जड़,
तना और पत्तियों का अच्छी तरह से विभेदन नहीं है। ब्रायोफाइट में संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं और जड़ जैसी तने जैसी पत्तियां जड़ जैसे तने जैसे और पत्तियां जैसी संरचना मौजूद होती है। और टेरिडोफ्राइटा में क्या होता है, तो संवहनी ऊतक मौजूद होता है। पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है, पौधे के बीज पैदा नहीं करता। ठीक है। अब इसमें जो होता है फैनरोगमाए में जिसे फूल और बीज पाए जाते हैं, उसमें जिग्रोस्पर्म होते हैं, नग्र बीजी जिसको कहते हैं जिम्ब्रोस्पर्म। ठीक है। जिम्ब्रोस्पर्म को अभी ऊपर बताए थे क्या कहते हैं उसको, तो जिम्ब्रोस्पर्म बताए थे कि उसमें बीज लगते हैं, पौधे नहीं, वो फूल नहीं लगते। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बीज होती है बट फूल नहीं होगा, फूल नहीं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाकी एंजियोस्पर्म में फलों में बंद बीज होते हैं, तो फलों में बंद बीज होते हैं। ठीक है, तो ये रखिएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है लाल प्रकाश में अधिकतम होती है, तो लाल प्रकाश या रेड प्रकाश, लाल प्रकाश में अधिकतम होती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होता है। ठीक है। किस प्रक्रिया में पौधे में अतिरिक्त पानी निकाला जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया से पौधे में अतिरिक्त पानी निकलता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के कारण निकलता है। किसे प्रकाश संश्लेषक ऑर्गेनेल कहा जाता है, तो वो कौन सा जो ऑर्गेनेल है या ऑर्गन है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पत्तियों में होता है, जो पत्ती होती है उनमें होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन कब करते हैं, तो दिन के समय में करते हैं वो लोग। ठीक है, दिन के समय में जो है करते हैं। ठीक है, तो हरे जो पत्तियां होती हैं, हरे पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है, मैग्नीशियम धातु जो है पाई जाती है। ठीक है, और लाल प्रकाश में सबसे सर्वाधिक जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, तो प्राणी विज्ञान है जूलॉजी में, तो दूध निकलने के लिए गाय और भैंस के थनों में कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है, ऑक्सीटोसिन है वो। ठीक है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पंछी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं उसको, ऑर्निथोलॉजी कहता है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को। मधुमक्खी पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो थोड़ा पीला हो जाता है, कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। ठीक है। एकल परिसंचरण तंत्र मछलियों में पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र। किसी प्राणी का 3 कक्षीय हृदय होता है, तो किस प्राणी का 3 कक्षीय हृदय होता है, तो उभयचरों का होता है, जो पानी और स्थल दोनों पे रहते हैं, जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, उनका जो है उभयचरों को में जो है 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। किसके पास 2 कक्षीय हृदय होता है, तो मछली के पास 2 कक्षीय हृदय होता है। मछली, सांप, मेढक, गरुड़ में किससे दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, तो मछली में जो है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। प्रजनन, तो प्रजनन वह अजैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव संतान उत्पन्न करता है। अलैंगिक प्रजनन जो युग्म को निषेचन की भागीदारी के बिना संतान पैदा करने की प्रक्रिया है। अलैंगिक प्रजनन युग्मकों या निषेचन की भागीदारी के बिना जो है बच्चा पैदा किया जाता है, उसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यौन प्रजनन में 2 अलग अलग व्यक्तियों से युग्म का संलयन शामिल है, आमतौर पर विपरीत लिंग के। ठीक है। किसी जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जाता, घोंघा का, तो किस जानवर का जो लिंग है आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, वो घोंघा का जो लिंग है आनुवांशिक रूप से ये नहीं होता। ठीक है, निर्धारित नहीं होता है। स्टैमेन पौधे में पुरुष प्रजनन भाग है। स्टैमेन जो होता है पौधों में पुरुष प्रजनन भाग है, इसमें एथर और एक लंबा सहायक फिलामेंट होता है, स्टैमेन। ठीक है,
पिस्टिल एक पौधा का मादा प्रजनन होता है। जो पिस्टिल होता है, स्टैमेन जो होता है पौधों में पुरुष प्रजनन भाग होता है, और पिस्टिल जो होता है वो एक पौधे का मादा प्रजनन भाग होता है। इसमें एक कलंक शैली और अंडाशय होता है। कलंक शैली और एक अंडाशय होता है। पुष्प जननांग का नाम बताइए। तो पुष्प जननांग का नाम होता है स्टैमेंस और कार्पेल। ठीक है, स्टेमेंस और कार्पेल होता है। तो स्टेमेंस को देखे थे, ये वाला है। मानव प्रजनन प्रणाली, अनुवांशिक और लिंग निर्धारण। तो मानव प्रजनन प्रणाली में युग्मक पुरुष शुक्राणु और महिलाओं के अंडे का उत्पादन और परिवहन शामिल होता है। युग्मज बनाने के लिए निषेचन हो सकते हैं जो भ्रूण का विकास करते हैं। तो जो युग्मज होते हैं, जो जाइगोट बनते हैं, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट बनने में निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। तो ये सब जानते हैं कि महिला और पुरुष जब मिलते हैं तो पुरुष का शुक्राणु और महिलाओं का जो अंडा होता है, जो अंडा रिलीज होता है ओवरी से, तो वो उसमें निषेचन होता है, तब जो है युग्मज बनता है। गर्भाशय में विकसित होने वाले भ्रूण को किस संरचना से पोषण मिलता है? तो प्लेजेंटा से मिलता है। प्लेजेंटा से पोषण मिलता है इसको। तो प्लेजेंटा जो है ये ऊपर नीचे खिसक सकता है कि जिस महिला का जो प्लेजेंटा है, अगर वो उसके गर्भाशय में, मान लीजिए गर्भाशय है, ये है, मान लीजिए इसे, तो ये इसमें क्या है कि जब प्लेजेंटा है वो खिसक के अगर नीचे आ जाता है तो कहते हैं कि प्लेजेंटा जो है मुंह पे आ गया है बच्चेदानी के। तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं को रक्तस्राव हो सकता है और इसको आराम करने की ज़रूरत होती है। तो जो महिला जो प्रेगनेंसी में 2-3-4 महीने आराम करती हैं, मतलब लेटी रहती हैं, सिर्फ उनको खाना पीना बेड पे ही देना पड़ता है। तो अधिकांश ये होता है कि बच्चा लगभग ख़राब हो जाए उसमें, प्लेजेंटा वाले, जो इसका लो प्लेजेंटा होता है, ठीक है, लो प्लेजेंटा वाले में, तो उसमें दिक्कत होती है थोड़ा सा। उसी से पोषण मिलता है। अगर प्लेजेंटा सही नहीं रहेगा तो पोषण सही से नहीं मिल पाता बच्चों को, तो बच्चों के विकास में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो गर्भाशय के विकास होने वाले भ्रूण की संरचना से पोषक मिलता है तो प्लेजेंटा से मिलता है। प्लेजेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला, गर्भाशय में बच्चों के विकास को जानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। पुरुष नसबंदी क्या होती है? तो वासेक्टोमी होती है। पुरुष नसबंदी क्या कहा जाता है? तो पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वासेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट माता पिता की पहचान साबित करने में मददगार होता है। पुरुष और महिला जीन संरचना जो होती है, पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। प्रयोगशाला में जीन को संश्लेषित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हरगोविंद खुराना थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो जीन को प्रयोगशाला में जीन को संश्लेषित करने वाले हरगोविंद खुराना थे। एक लड़का अपने पिता से 22+Y क्रोमोजोम प्राप्त करता है। ठीक है, बच्चे का लिंग पिता के क्रोमोजोम XY द्वारा निर्धारित होता है। पिता के क्रोमोजोम द्वारा निर्धारित होता है। तो पिता में XY होता है, महिला में X होता है। तो अगर X मिलता है इसको, तो एक जो है, जैसे मान लीजिए X माता का होता है, पिता का XY होता है। अब अगर जो है इसमें जब अंडा निषेचित हुआ है, तो इसमें अगर दोनों इधर से एक आता है X, इधर से, या तो X जब आ जाएगा तो बच्ची का जन्म होगा, बच्ची का। ठीक है, मतलब कि, और जो Y आ जाएगा तो X+Y अगर हो गया, XY हो गया, तो ये जो है लड़के का जन्म होगा। ठीक है, लिंग निर्धारण में लड़का लड़की होगा इसमें। ठीक है, तो XY लड़की हो जाएगा, X+Y जो होगा, XY लड़का हो जाएगा। तो वही कह रहा है 22+Y मिलता है लड़के। एक लड़का अपने पिता से 22+Y लेता है, तो 22 क्रोमोजोम प्लस Y 23वां क्रोमोजोम ये होता है। अब महिला के यहाँ से 23, तो 46 क्रोमोजोम हो जाता है। ठीक है, बच्चों का लिंग पिता के क्रोमोजोम XY द्वारा निर्धारित किया जाता है। नर मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। तो जब नर मादा का जब युग्मन होता है, मतलब कि जब स्पर्म होता है वो अंडा से मिलता है। ठीक है, तो अंडा से जब मिलता है तो उसके बाद में निषेचन होता है, तो उसी को हम कहते हैं निषेचन। तो निषेचन के बाद में जो पहला बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अंडे का निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब तो देखे होंगे, इस तरह का संरचना देखे होंगे ऐसे। और फिर इसके बाद में इधर से भी इधर रहता है, ऐसे बाँह की तरह निकला होता है और इस तरह से रहता है।
तो ये फैलोपियन ट्यूब इधर वाली होती है, ये फैलोपियन ट्यूब है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरी अंडा रहता है, इधर भी अंडा रहता है, ठीक है। यहाँ से निकलता है अंडा, इसमें घूमता रहता है, स्पर्म इधर से जाता है और इसमें घुसता है और इधर भी घुसता है। तो जहाँ पे अंडा इसको मिल जाएगा वहाँ पे उसको निषेचित कर देगा, समझ रहे हैं। तो वो पूरा मामला होता है उसका, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। महिला में कौन सा हार्मोन मौजूद होता है? तो महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है मौजूद होता है। क्रोमोसोम शब्द गढ़ा गया था, तो क्रोमोसोम शब्द जो है 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा क्रोमोसोम शब्द गढ़ा गया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ा पिता का, 23 जोड़ा माता का, ठीक है। माता पिता का 23 जोड़ा होता है तो 46 हो जाता है। क्रोमोसोम बनते हैं तो क्रोमैटिक नामक पदार्थों से क्रोमैटिन नामक पदार्थों से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। जीन शब्द का उपयोग पहली बार किया गया था तो विल्हेम जोहानसेन द्वारा, ठीक है। तो जीन शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो विल्हेम जोहानसेन द्वारा किया गया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था कौन था? तो जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम द्वारा किया गया था ये, ठीक है। यांत्रिक गर्भारोधन होता है, ठीक है। तो जॉर्ज बीडल और एडम टैम्पटन द्वारा किया गया था। यांत्रिक गर्भ निरोधक उपकरण क्या होता है? तो कंडोम होता है, ठीक है। यांत्रिक कहते हैं, यांत्रिक गर्भ निरोधक उपकरण। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाता है? तो आईयूडी अंतर्गर्भाशयी उपकरण जो होता है वो क्या करता है? तो गर्भाशय में के अंदर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। जन्म नियंत्रण की गोलियां एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के गठन को दबाकर गर्भावस्था को प्रतिबंधित कर देती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो अनवांटेड 72 जो है मार्केट में बहुत प्रचलित है, ठीक है। 72 तो 72 से इंटरकोर्स हुआ है मान लीजिए, तो फिर उसके बाद में स्पर्म जो है मतलब कि असुरक्षित हो गया है जो यौन संबंध है, तो क्या होगा कि जब 72 घंटे के अंदर पिल्स खानी रहती है, ठीक है। तो पिल्स जब खाते हैं लोग तो उसमें क्या होता है कि वो क्या जाके एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको जो है सप्रेस कर देता है। किसी एक को सप्रेस कर देगा तो क्या होगा, जो निषेचन नहीं सही से हो पाएगा, निषेचन सही से नहीं होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। और अंडा जो है ख़राब हो जाएगा और ये जो है आदमी जो है गर्भावस्था से बच जाता है। तो अनवांटेड 72 जो गोली होती है वो यही करती है, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को गड़बड़ा देती है, ठीक है। पुरुषों में अंडकोश शरीर के बाहर स्थित होता है क्योंकि शरीर का तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है, ठीक है। पुरुषों के अंडकोश शरीर के बाहर स्थित होता है क्योंकि शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। किसको? तो अंडकोश को 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की आवश्यकता है, इसीलिए इसको बाहर बनाया गया है, ठीक है। रक्त क्या होता है? ब्लड के बारे में, तो ब्लड में क्या आता है? तो रक्त संयोजी ऊतक में से एक है। तो रक्त संयोजी ऊतक है। शरीर के भीतर रक्त को प्रसारित होने के कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त को प्रसारित होने में 20 सेकंड लगता है। सोते समय रक्तचाप कम हो जाता है। मानव रक्त का जो pH होता है 7.4 होता है। RCB का कब्रिस्तान तिल्ली होता है, ठीक है। और रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य उद्देश्य संक्रमण से लड़ना होता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल भाग को कहा जाता है तो प्लाज्मा। तो कणिकाओं के बिना रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है इस्कीमिया। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। रक्त में एंटीकोआगुलेट पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में एंटीकोआगुलेट पदार्थ कौन सा है? तो हेपरिन है, हेपरिन होता है, ठीक है, हेपरिन, ठीक है। वह रक्त वाहिका कौन सी है?
तो वह रक्त वाहिका कौन सी है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत तक ले जाती है? तो यकृत धमनी है। ठीक है, तो वह रक्त वाहिका कौन सी है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत से यकृत तक ले जाती है? तो यकृत धमनी होती है वो। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना लंबा होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। 100 से 120 दिन के अंदर जो है जो आरबीसी जो है ख़त्म हो जाता है। आरबीसी सेल ख़त्म होगा, फिर नया बनेगा। कौन सा एंजाइम रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? तो थ्रोम्बिन होता है वो। थ्रोम्बिन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, थ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर सांस के द्वारा अवशोषण हो जाता है तो क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता को कम कर देता है, O2 के कैरिंग क्षमता को कम कर देता है, क्योंकि जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ब्लड में बहुत तेज घुलता है। जब ये घुल जाता है तो उसमें जगह बचती नहीं कि O2 जा पाए, क्योंकि बहुत सांद्रण हो जाता है CO का। तो इसीलिए मन में घबराहट होने लगती है और जो है सांस फूलने लगता है और आदमी का डेथ हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने पे। ठीक है, एक सामान्य मानव के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। एक सामान्य जो मानव का रक्तचाप 120 और 80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, तो mmHg 120 से 80 mmHg होना चाहिए। मानव रक्त में किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में मौजूद होती हैं? तो न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो मानव रक्त में किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं? तो न्यूट्रोफिल की होती हैं, न्यूट्रोफिल। रक्त में अवशोषित अधिकांश पोषक तत्व कहाँ से होता है? तो छोटी आंत से होता है रक्त में। तो छोटी आंत जो होती है वहाँ से जो अवशोषण ज़्यादा करता है रक्त। ठीक है, तो कैसे करता है? तो समझ लीजिए कि मान लीजिए दीवार है और यहाँ पे जो है जो पोषक तत्वों की ज़्यादा सांद्रता है और यहाँ पे क्या है? पोषक तत्वों की कम सांद्रता है। ठीक है, तो पोषक तत्व हमेशा जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं। तो जैसे ब्लड यहाँ दीवार के पास चिपकता है ऐसे, तो इसमें क्या होता है? अपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली, तो बहुत कम मात्रा में जगह होती है, तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं इसमें चले जाते हैं। ठीक है, इसमें चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सांद्रता अधिक है, तो इसमें चले जाते हैं। तो वैसे ही काम करता है। आंत की दीवारों पे पतली 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 वेन्स लगी होती हैं, नसें लगी होती हैं, और ये क्या करती हैं? इसको ब्लड में डिफ्यूज कर देती हैं। ठीक है, डिफ्यूज कर देती हैं। ठीक, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। शरीर के वजन का कितना % रक्त की मात्रा होती है? तो 7.8% जो है वो रक्त की मात्रा होती है। इंसान में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 5.5 लीटर के आसपास होती है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दा या किडनी जो है ब्लड को शुद्ध करता है, याद रखिएगा। एक श्वेत रक्त कोशिका कितने दिन तक जीवित रहती है? तो एक श्वेत रक्त कोशिका जो है लगभग 12 से 20 दिन तक जीवित रहती है। 12 से 20 दिन तक जीवित रहती है। अगर WBC रेड ब्लड सेल के बारे में बात करें, RBC के बारे में बात करें, RBC तो वो 100 से 120 दिन, और जो WBC जो है वो 12 से 20 दिन जीवित रहती है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो AB+ है, नेता है। ये सबसे लेता है, देता किसी को नहीं है। ठीक है, तो नेता जो है ये AB नेता है, लेता सबसे, देता किसी को नहीं है। कौन सा जो है सर्वदाता है? तो ये जो है वोटर है। ठीक है, सबको दे देता है, वोटर है, जो आएगा उसको दे देगा। O2 वोटर है, और AB जो है AB+ नेता है, सबसे ले लेता है। एक प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है। तो रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% पानी होता है। एनीमिया शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य जो लाल रक्त कोशिकाओं का या हीमोग्लोबिन के न होने की समस्या है। तो एनीमिया में तुरंत थकान लग जाती है महिलाओं को। ठीक है, एनीमिया जो होती है अक्सर महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एनीमिया शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त जो जो RBC होता है, RBC जो है उसका आकार छोटा हो जाता है और वो जो है अर्धचंद्राकार इस तरह से हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं इसको, इस तरह का हो जाता है। तो उसकी कैरिंग क्षमता जो होती है ऑक्सीजन ले जाने की वो एकदम कम हो जाती है, और या इसको कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है? सांस फूलने लगती है और घबराहट होती है, सर दर्द करने लगता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य में जो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर जो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की जो संख्या बढ़ जाती है
तो इसके बढ़ने से क्या होगा, तो बढ़ने से ये होता है कि अब इसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए भाई। अब लाल रक्त कोशिका तो ऑक्सीजन होता है तो ऊपर से थोड़ा सांस फूलने लगती है व्यक्ति की। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो प्लीहा करता है। प्लीहा जो है ब्लड बैंक का कार्य करता है, ब्लड बैंक, ठीक है, प्लीहा करता है। अगला, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है, तो लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का उत्पादन रक्त प्लाज्मा करता है। लाल रक्त कोशिका आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानता है, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कौन करता है, तो अस्थि मज्जा करता है। अस्थि मज्जा जो है लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। आरएच फैक्टर का नाम सबसे संबंध किससे है, तो आरएच फैक्टर जो है का नाम संबंध किससे है, तो रीसस बंदर से, रीसस बंदर, ठीक है। हीमोग्लोबिन में लोहा का एक यौगिक है, हीमोग्लोबिन लोहे का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन उच्च बंधन बनाता है गैस के ऑक्सीजन के साथ। कौन सी रक्त कोशिका रंगीन होती है, तो WBC। कौन सी रक्त कोशिका रंगहीन होती है, तो रंगहीन कौन सी होती है, WBC जो होता है, वाइट ब्लड सेल जो है रंगहीन होता है, रंगहीन। कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन, ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन करता है इसका। एक और था जो थक्का बनाने का काम करता है, जिसको थ्रोम्बिन कहते हैं। तो कौन सा एंजाइम रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है, एंजाइम जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन एंजाइम करता है ऐसा, ठीक है। और एंजाइम है। कौन सा प्रोटीन जो है इसमें फाइब्रिनोजोन है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, ठीक। तो याद रखने की ज़रूरत इसमें यह है कि ये प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन थक्का बनाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन जो है रक्त थक्का बनाने वाला प्रोटीन है। और जो है कौन सा एंजाइम जो है रक्त में थक्का बनाता है, तो थ्रोम्बिन है। इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम है, वो जो है क्या है, तो प्रोटीन है। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है, तो WBC अपना आकार बदल सकती है। वाइट ब्लड सेल जो है अपना आकार बदल सकती है, ठीक है। रुधिर वर्ग हो गया, तो रुधिर वर्ग मान लीजिए, रुधिर वर्ग तो A है, B है, AB है, O है। तो RBC पर एंटीजन क्या होगा, RBC रेड ब्लड सेल पर एंटीजन A होगा, B होगा, AB होगा और शून्य हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी B होगा, एंटी A होगा, शून्य होगा AB में, और एंटी AB होगा, ठीक। दाता समूह कौन सा हो सकता है, तो A को A दे सकता है और O दे सकता है। रुधिर वर्ग B को B भी दे सकता है और O भी दे सकता है। और AB को A भी दे सकता है, या A अलग B अलग O अलग दे सकता है, ठीक है। वो जो समूह है उसमें AB एंटीबॉडी होता है, तो AB तो दे ही नहीं सकता इस रक्त इसको, तो O केवल रक्त दे सकता है। O समूह वाला रक्त किसको दे सकता है, तो O ग्रुप वाले को। AB वालों को सब दे सकते हैं, सबसे ले लेगा AB, ठीक है। और रुधिर वर्ग A वाला केवल A से लेगा और O से लेगा, B वाला केवल B से लेगा और O से लेगा। तो AB देखिए सब में है, सबको दे सकता है। AB सर्वदाता है, मतलब कि वोटर है वो। लेगा किससे सबसे, तो ले सकता है कौन, तो AB जो है सबसे ले सकता है। A से B से O से सबसे ले सकता है, ठीक है। तो ये है। अगर मानव शरीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मानव शरीर में क्या मामला चल रहा है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो जांघों की हड्डी होती है, फीमर कहते हैं उसको, सबसे बड़ी है। शरीर का बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव त्वचा का रंग मेलेनिन से बनता है। शरीर में कौन सा कठोर तत्व कौन सा है, शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो दंतवल्क है, दंतवल्क है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मध्य कान में होती है, स्टेप्स हड्डी जो है सबसे छोटी है, मानव कान में होती है। मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मानव सौंदर्य के अध्ययन को कोलॉजी कहा जाता है, केलॉजी। मानव सौंदर्य के अध्ययन को केलॉजी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज और हड्डियों के निर्माण और रख रखाव में कैल्शियम एक आवश्यक तत्व है। तो कार्टिलेज और हड्डियों के निर्माण और रख रखाव में कैल्शियम एक आवश्यक तत्व है। आंतरिक अंगों के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी,
लॉजिक आ जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो पेट की महाधमनी। ठीक, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे बड़ा हेटेरोक्राइन अंग जो होता है आहार नाल होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है थायराइड होती है। सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे बड़ी नस जो होती है अवर बेना नस होती है, अवर बेना कावा होती है। कम से कम पुनर्जीवित क्षमता जो किस कोशिका में होती है? तो मस्तिष्क की कोशिका में होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो न्यूरॉन है। सबसे लंबी कपाल तंत्रिका बेगस है। मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 है। कपाल में नसों की संख्या 12 जोड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी की नसों की संख्या 31 जोड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। रीढ़ की हड्डी में नसों की कितनी जोड़ी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी है? तो एबुडुसेंस है। एबडुसेंस, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी स्टैप्स है, 2 से 6 mm की है। 2 से 6.3 से 3 से 4 mm की। 2.6 से 3.4 mm बीच की होती है, ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी है। रीढ़ की हड्डी का वजन जो है 35 ग्राम है और लंबाई इसकी 42 से 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वजन जो उसका 35 ग्राम होता है, वजन उसका जो लंबाई पर डिपेंड करता है। मानव शरीर का प्रणाली में पाचन क्रिया पहले समझते हैं। तो पाचन क्रिया, मानव में पाचन क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है, ठीक है। पाचन के दौरान प्रोटीन किस पदार्थ में परिवर्तित होता है? तो अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। मुंह से निकलने वाली लार पचाती है स्टार्च को। मानव पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है टायलिन होता है, टायलिन पाया जाता है। पेट में भोजन किस माध्यम में पचता है? तो अम्लीय माध्यम में पचता है, जिसका जो pH 7 से कम होता है, pH, ठीक है। अगला है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत ऐसा करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग है? तो यकृत है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटनीय अभिक्रिया है। टूटता है, अपघटन होता है, उसका टूटता है, फिर वो पाचन होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है या लीवर से पित्त का स्राव होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी विशेष आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की विशेष आवश्यकता होती है। मुंह में स्टार्च किसके द्वारा पचाकर चीनी बदल जाता है? तो टायलिन द्वारा, जो लार में होता है, लार में होता है टायलिन। तो मुंह में स्टार्च किसके द्वारा पचाकर चीनी में बदला जाता है? तो टायलिन द्वारा। मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो बड़ी आंत से। भोजन की पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भोजन की नहीं, पानी जो है का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। पानी अवशोषण हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो पानी अवशोषण की जो क्रिया है कहाँ शुरू होती है? तो बड़ी आंत से। पित्त का स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो यकृत द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त से भोजन का अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में रक्त से भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। पचे हुए भोजन के में उपस्थित विषैले पदार्थों को कौन सा अंग अवशोषित करता है? तो पचे हुए भोजन में उपस्थित विषैले पदार्थों को कौन सा अंग अवशोषित करता है? तो यकृत अवशोषित करता है। पित्त का pH मान 7.7 होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन के अंतिम उत्पाद माल्टोज है। तो आहार नाल में अगर स्टार्च के पाचन के अंतिम जो उत्पाद हैं माल्टोज होते हैं, ठीक है, माल्टोज। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की खोज जो है बेटिंग और बेस्ट ने की थी। बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। शरीर में इंसुलिन का उत्पादन जो है अग्नाशय द्वारा होता है, अग्नाशय द्वारा। कौन सा क्षार जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? तो कौन सा क्षार जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? पित्त रस जो यकृत से स्रावित होता है। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो एमाइलेज। कई बार आ गया, 3-4 बार इसके बारे में हो गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। वसा का पायसीकरण कहाँ होता है? तो वसा का पायसीकरण पेट, यकृत, छोटी आंत और अग्नाशय में होता है।
इसमें जो है छोटी आंत में होता है क्या, तो वसा का जो पायसीकरण होता है वो छोटी आंत में होता है, न यकृत में होता है न पेट में होता है। ठीक है, ठीक है। तो वसा का जो पायसीकरण हमने बताया पेट, यकृत, आंत, पेट में यकृत, छोटी आंत और अग्नाशय में कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। पाचन, अंतर्ग्रहण, उन्मूलन, अवशोषण और आत्मसात का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होगा, फिर सातकरण होता है, फिर उन्मूलन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले खाना आपने खाया, फिर उसका पाचन हुआ, फिर अवशोषण होता है, फिर ये बड़ी आंत में जाता है, सातकरण होता है, फिर आप जो है इसको फ्लश कर देते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक रस का पीएच कितना होता है? गैस्ट्रिक रस का पीएच 1.2 होता है। गैस्ट्रिक रस HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, वसा के पायसीकरण में पित्त आवश्यक होता है। तो वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक होता है, तो पित्त आवश्यक होता है। ठीक है, वसा के पायसीकरण में पित्त आवश्यक होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन पचाता है। तो संचार प्रणाली देखते हैं, तो इसमें है 4 भाग हैं इसके, 4 भाग। तो हृदय है, धमनी है, नसें हैं और रक्त है। ठीक है, तो सबसे पहले हम धमनी समझते हैं। धमनी क्या होती है? धमनी कई बार एग्जाम पूछता है, धमनी और शिरा। धमनी को आर्टरी कहते हैं, आर्टरी, और शिरा को क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये, तो जो धमनी होती है इसका कार्य होता है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो धमनी क्या करता है, ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है इसको जो पूरे शरीर में फैलाता है, पूरे शरीर में ले जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में हृदय से दूर लेके जाता है। ठीक है, हृदय से दूर लेके जाता है, वो आर्टरीज कहलाती है। धमनियाँ क्या करती हैं, तो यह शरीर के अन्य भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। ठीक है, तो वेन्स क्या करती हैं, O2 जिसमें नहीं है उसको क्या करते हैं, हृदय है तो इसको लेके आती हैं। ठीक है, लेके आती हैं हृदय में, हृदय के पास लेके आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हृदय के पास लेके आती हैं। लेके जाती कौन है, तो आर्टरी लेके जाती हैं। रक्त का प्रसार करती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रसार करती हैं। दाब उसमें उच्च होता है, दीवारें इसकी मोटी और मजबूत होती हैं, और उसमें जो है ओर्टा या महाधमनी इसका उदाहरण है। धमनी का उदाहरण महाधमनी है, महाधमनी। ठीक है, शिरा होती है। शिरा क्या कहती हैं, शरीर के अन्य भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। रक्त का प्रकार इसमें होता है ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, दाब इसमें कम होता है, दीवार इसकी पतली होती है। उदाहरण बेना कावा, बेना कावा इसका अंतर। ठीक है, वाल्व क्या होता है, तो शिराओं में वाल्व होते हैं, जो शिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें वाल्व लगे होते हैं जो रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखते हैं, जबकि धमनी में वाल्व नहीं होता। तो धमनी में है वाल्व नहीं होता है, वाल्व नहीं होता, शिराओं में वाल्व होता है। ठीक है, वाल्व होता है। स्पंदन क्या होता है, स्पंदन, धमनियाँ स्पंदित होती हैं क्योंकि वे उच्च दाब में रक्त का संचार करती हैं, जबकि शिराएँ स्पंदन नहीं करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ठीक, धमनी में जो रक्त होता है, रक्त इसमें लाल होता है, लाल रक्त होता है। ठीक है, धमनी में रक्त जो है का रंग चमकीला लाल होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, जबकि शिरा में रक्त का रंग गहरा लाल होता है या बैगनी होता है। तो जो बैगनी बैगनी कभी दिखता है ना, वो शिराएँ होती हैं, बैगनी। ठीक है, बैगनी होता है रंग इसका। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा हृदय और उसका है कि धमनी और शिराओं को बार बार पूछता है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन मत रहे, इसलिए बता दिया इसको। ठीक है, तो जो पेसमेकर क्या होता है, तो यह एक कॉम्पैक्ट बैटरी संचालित उपकरण है जिसे दिल को बहुत धीरे धीरे धड़कने से रोकता है, जिसे दिल को बहुत धीरे धीरे धड़कने से रोकता है। दिल की धड़कन को विनियमित करने के लिए डिजाइन किया गया है पेसमेकर को। एक वयस्क व्यक्ति की जो धड़कन होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट में धड़कती है। हृदय की गतिविधियों द्वारा कौन सी गतिविधियां का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ईसीजी द्वारा होता है इसे, ईसीजी। हृदय की गतिविधियों द्वारा कौन सी गतिविधि का प्रतिनिधित्व करती है, तो ईसीजी। जब मानव हृदय में बायां निलय सिकुड़ता है तो रक्त कहाँ प्रवाहित होता है, तो जो बायां निलय जो है जब सिकुड़ता है तो महाधमनी में रक्त जाता है, रक्त महाधमनी में जाता है। ठीक है, महाधमनी में कौन सा रक्त जाता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन वाला
रक्त जाता है, इससे जो होता है पूरे शरीर में फैलाव होता है रक्त का, ठीक है। जार्विक 7 कृत्रिम दिल है, जार्विक 7 जो है कृत्रिम दिल है। पहला दिल का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन वनार्ड द्वारा किया गया। डॉक्टर क्रिश्चियन वनार्ड ने पहला दिल का प्रतिस्थापन किया था। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है, इंसुलिन के कारण नियंत्रण होता है। मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। सामान्य जीवन में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम आवश्यक होता है। पोटेशियम आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब वेन्स और धमनी और शिराओं के बारे में पहले बता दिया हमने, ठीक है। तो हृदय की जो संरचना होती है 2 कक्षीय होती है। मान लीजिए कि हृदय है ये, तो 2 कक्षीय होता है ये। ठीक है, 2 कक्षीय होता है, तो इसको कहते हैं बायां निलय, बायां निलय। ये जो होता है दायां आलिंद, ठीक है। सिरा निलय होता है, यहाँ पे जो सिराएँ होती हैं, सिराएँ जिसको वेन्स कहते हैं, सिराएँ, ये क्या करती हैं? तो ये जो है शरीर से जो रक्त लेके आती हैं, कौन सा रक्त लेके आती हैं? तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, O2 रहित, O2 नहीं होता है इसमें, O2 नहीं होता है इसमें, ये लेके आती हैं, ठीक है। और इसमें जो जुड़ा होता है, इससे बंद होता है ये, यहाँ जुड़ा होता है ये महाशिरा, महाधमनी जुड़ा होता है। फिर इससे जो होता है फेफड़े से जुड़ा होता है, ये जो होता है जो फेफड़े से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं फेफड़ा। और ये फुफ्फुस धमनी होता है, फेफड़ा की धमनी लगती है इसमें, ठीक है। यहाँ वाल्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो दायां आलिंद होता है और बायां निलय होता है, याद रखिए। निलय जो होता है इसका जो है मोटी परत होती है, इसकी मोटी परत होती है, काफ़ी इसकी मोटी दीवार होती है, ठीक है। तो फेफड़े से सब जुड़े रहते हैं, याद रखिएगा। फेफड़े से इसमें जुड़ा रहता है, दोनों जुड़े रहते हैं फेफड़े से, क्योंकि फेफड़ा में अल्टीमेटली जो गैस पास होती है फेफड़े से ही होती है। ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन जाता जो है फेफड़े से जाता रहता है, ठीक है। तो ये पूरा आकृति इस तरह से है, ठीक है। अब उत्सर्जन प्रणाली देखते हैं, उत्सर्जन प्रणाली क्या होती है। तो यूरिया मूत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यूरिया के कारण ही जो मूत्र होता है वो बदबू करता है। यूरिया के कारण ही बदबू आता है, ठीक है। जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में जमा हो जाता है तो कौन सा अंग काम नहीं करता? तो गुर्दा जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में जमा हो जाता है तो कौन सा अंग काम नहीं करता? तो गुर्दे। कौन सा ऊतक गुर्दा की रक्षा करता है? तो वसा ऊतक जो होता है। कौन सा ऊतक गुर्दा की रक्षा करता है? तो वसा ऊतक करता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसमें? और जो गुर्दे का जो पथरी होती है किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है ना, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है, ठीक है। और ये बात है। और तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग परफ्यूम की तीखी गंध या सुगंध का पता लगाता है? तो सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जो होता है सुगंध का पता लगाता है, ठीक है। परफ्यूम की तीखी गंध या सुगंध का पता सेरेब्रम लगाता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित सेरेब्रम करता है, ठीक है। ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण सेरेब्रम करता है। शरीर का तापमान जो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? जो शरीर का तापमान होता है वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में, याद रखना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? तो ड्यूरामेटर होती है। मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर होती है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता नियंत्रित होती है घ्राण लोब से होती है। सेरेब्रम मनुष्य की में वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। सेरेब्रम जो है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजित शक्ति सबसे कम होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में। कौन सा अंग मानव और पशु को नियंत्रित करता है?
तो कौन सा अंग जो है मानव और पशु को नियंत्रित करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी तंत्र क्या होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो नलिकाओं की कमी होती है, जिसमें नलिकाएं उसमें नहीं होती हैं, जहाँ उसका यूज होता है वहीं स्रावित होती हैं। ठीक है, जहाँ उनका यूज होता है वहीं पे वो स्रावित होती हैं, तो अंतःस्रावी होती हैं। नलिकाओं की कमी होती है इसलिए उन्हें डक्टलेस ग्रंथियाँ कहते हैं। उनका स्राव को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, डक्टलेस कहते हैं उनको, डक्टलेस ग्रंथियाँ। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं स्रावित होती हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पे स्रावित होती हैं, वहीं स्राव होता है उनका। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ वे होती हैं जो अपने उत्पादों को नलिकाओं के द्वारा स्रावित करती हैं, जो सीधे रक्त प्रवाह के बजाय सतह या गुहा की ओर लेके जाती हैं। ठीक है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं हार्मोन स्रावित करती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों पर कार्य करते हैं, नलिका रहित होती हैं और सीधे रक्त प्रवाह में स्राव छोड़ती हैं। ये उदाहरण के लिए जो पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रेन ग्रंथियाँ होती हैं, ये जो होती हैं अंतःस्रावी हैं। ये रक्त में अपना जो है जो स्राव करना होता है, इनको जिस हार्मोन को रिलीज करना है वो रक्त में ही रिलीज कर देती हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो स्राव को नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करती हैं और स्राव को शरीर की सतह पर या खोखले अंगों की सतह पर छोड़ती हैं, जैसे लार ग्रंथि होती है, पसीना की ग्रंथियाँ होती हैं, यकृत ग्रंथि है। ठीक है, तो ये सब होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हम लोग देख रहे हैं। तो एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ वो होती हैं उत्पाद को नलिकाओं में स्रावित करती हैं और सीधे रक्त प्रवाह के बजाय सतह या गुहा में छोड़ती हैं। रक्त प्रवाह में नहीं छोड़ती। ठीक है, मगर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं, रक्त में। हार्मोन शब्द का नाम किसने रखा है? तो बेलिस और स्टार्लिन ने रखा है। ठीक है, और कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो TSH जो है। तो कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो TSH करता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है वो जो है रक्त की मात्रा में जो शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, उसको जो है संतुलित करता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनल कहा जाता है। ठीक है, रक्तचाप को कौन सा नियंत्रण करता है? तो रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि करती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। डाइजेस्टेस एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। तो डाइजेस्टेस एंजाइम का स्रोत जो है लार ग्रंथि होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। तो ऑक्सीजन जो है एक एंजाइम है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है? तो अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जो है अंतःस्राव और बाह्यस्राव दोनों को प्रदर्शित करता है, अग्नाशय। तो जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो इंसुलिन तो पहला रिलीज करता है, इंसुलिन। ठीक है, और ग्लूकागान करता है, ग्लूकागान। ठीक, और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, मेनली तीन ये रिलीज करता है। ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागन होता है, और एक होता है सोमैटोस्टैटिन, ये रिलीज करता है। ठीक है, तो ग्लूकागन जो होता है इंसुलिन के विपरीत ग्लूकागन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। यह यकृत से ग्लूकोज को रक्त में छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे रक्त का शर्करा स्तर बढ़ जाता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो इंसुलिन और ग्लूकागन के रक्तस्राव को रोकता है। ग्लूकागन के स्राव को रोकता है, इंसुलिन और ग्लूकागन के स्राव को रोकता है। यह भोजन पाचन के दौरान भी पाचन क्रिया नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, इंसुलिन सभी जानते हैं कि वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये पूरा है। अगला है इंसुलिन में मौजूद जो ट्रेस धातु में क्या होता है? तो इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु में जिंक होता है,
ठीक है, जिंक होता है। दूध और दही में मिलने वाला एंजाइम रेनिन होता है। तो दूध और दही में मिलने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। एंजाइम अमीनो एसिड से बने होते हैं, मतलब प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन ही होता है। श्वसन प्रणाली क्या है? तो श्वसन प्रणाली में मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व को औसत प्रतिशत कितना है? तो 65% ऑक्सीजन है मानव शरीर में। श्वसन ऊर्जा पैदा करता है। चीनी का ऑक्सीकरण श्वसन में होता है। तो चीनी का जो ऑक्सीकरण होता है वो श्वसन में होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस छोड़ता है, सांस छोड़ना कहलाता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणाम क्या होता है? तो अपघटन होता है। तो श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का जो परिणाम क्या होता है? तो अपघटन। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा होता है। एक वयस्क मानव की श्वसन क्षमता दर लगभग 16 से 18 सांस प्रति मिनट होती है। तो 1 मिनट में 16 से 18 सांस लेता है एक स्वस्थ मानव। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रक्त में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ऑस्मोसिस होता है वो। ऑस्मोसिस मैंने आपको केमिस्ट्री वाले वीडियो में ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस दोनों पढ़ाया था, ठीक है। श्वसन का एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। एक्सोथर्मिक प्रक्रिया क्या होती है? इसको बताया था मैंने केमिस्ट्री के उसमें। एक्सोथर्मिक क्या होती है? जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक जो प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन एक ऊर्जा एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। हम अपनी नाक और मुंह के माध्यम से हवा लेते हैं, ठीक है। पोषक तत्व क्या होते हैं? तो अगला टॉपिक पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व में सबसे पहला है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन, 3 तरह का होता है पोषक तत्व, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है जो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन इसमें 2 होता है, फिर से ऑक्सीजन इसमें 1 होता है। तो 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है इसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को आमतौर पर मीठे स्वाद के कारण शर्करा के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को 4 मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है: मोनोसेकेराइड, डिसैकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हाइड्रोलिसिस पर उनकी संरचना और व्यवहार के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। तो मोनोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, डिसैकेराइड होता है और ओलिगोसेकेराइड होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयोडीन परिरक्षण का उपयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन परिरक्षण का उपयोग जो होता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। पौधे कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत पौधे होते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, फिर उसके बाद शर्करा है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है। तो शर्करा में क्या आता है? तो मोनोसेकेराइड आता है और डाइसेकेराइड आता है। तो मोनोसेकेराइड में क्या होता है? तो ग्लूकोज, गुड़, शहद और अंगूर जैसे मीठे फलों से पाया जाता है मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड कहाँ पाया जाता है? तो सुक्रोज होता है, ये गन्ने और चुकंदर में पाया जाता है डाइसेकेराइड, ठीक है। फ्रक्टोज शहद और पके हुए फलों में पाया जाता है और माल्टोज जो है अंकुरित अनाज में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। तो डाइसेकेराइड में सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है और लैक्टोज होता है, और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। तो डाइसेकेराइड 3 भागों में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ठीक है। स्टार्च में क्या होता है? तो स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट का भंडार रूप है जो अनाज, बीज, जड़ें, आलू, चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बादाम आदि में पाया जाता है स्टार्च। सेलुलोज क्या होता है? तो पौधों, बीज, आवरण, फलों, सब्जियों और अनाज के सेलुलोज में पाया जाता है। ये अनाजों के सेलुलोज में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेलुलोज जो है अक्सर पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज। शर्करा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में सुक्रोज,
माल्टोज, लैक्टोज, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है। और विटामिन देख लेते हैं थोड़ा। तो विटामिन क्या होता है, तो पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी और सी होता है। तो पानी में घुलने वाला विटामिन विटामिन बी और सी होता है। ठीक है। विटामिन ई विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो विटामिन ई जो होता है किसके लिए महत्वपूर्ण होता है भाई, तो दृष्टि के लिए, प्रजनन के लिए और रक्त, आपके रक्त, मस्तिष्क, त्वचा की स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है विटामिन ई। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में एनीमिया हो जाता है। तो पुरुषों में एनीमिया हो जाता है भाई विटामिन बी की कमी से। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। एग्जाम में पूछता है बार बार। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। उस विटामिन का नाम जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से अंधापन होता है, तो विटामिन ए कारण होता है। मानव में भविष्य में उपयोग के लिए यकृत में संग्रहित विटामिन क्या है, तो विटामिन ए है। जिसकी कमी से विटामिन मसूड़ों से खून निकालता है और दांत हिलने लगते हैं, विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन मानव शरीर की रक्त का थक्का बनाता है, तो विटामिन के होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। कौन सी धातु विटामिन बी12 में पाई जाती है, तो कोबाल्टामीन इसका नाम होता है। साइनोकोबालामीन नाम होता है बी12 का। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को भंग करना है। किसी भी सब्जी में जो विटामिन प्राप्त नहीं किया जाता उसको क्या कहते हैं, तो विटामिन डी कहते हैं उसको। विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। ठीक है। तो विटामिन ए बी सी डी ई, तो ए डी ई के, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो ए डी ई के होते हैं। ठीक है। अब विटामिन ए देखते हैं। विटामिन ए मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध, खमीर, विटामिन ए मछली के यकृत के तेल, गाजर में, मक्खन या दूध में पाया जाता है। ठीक है। हीनता जनित रोग क्या होता है, तो आंखों की कार्निया का कठोरीकरण हो जाता है और रात्रिबंध अंधता, मतलब मोतियाबिंद, बेरी विटामिन बी1 के कारण होता है। थायमिन की कमी से बेरी होता है, भूख का कम लगना। तो विटामिन ए के कारण क्या होता है, तो आंखों की कार्निया का जो है कठोरीकरण हो जाता है। जी राकपैथेलमिया कहते हैं उसको, रात्रि अंधता। विटामिन बी1 से खमीर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में, दालों में। ठीक है, पाया जाता है। ये बेरी से होता है, भूख कम लगती है इसमें। और वृद्धि में मंदता हो जाती है, वृद्धि मंदता। विटामिन बी2 इसको देख, थायमिन, इसको मिलान करता है, थायमिन लिखा है। विटामिन बी जो है राइबोफ्लेविन है। दूध, अंडे की सफ़ेदी, यकृत, गुर्दा में पाया जाता है। ओष्ठ विदरण यानी किलियोसिस, मुंह और होठों के किनारे की परतदार दरारें पड़ना। पाचन क्रिया में अव्यवस्था तथा त्वचा में जलन की अनुभूति होती है। विटामिन बी6 तो पीरिडॉक्सिन होता है। खमीर, दूध, अंडा, पीत, अंडा का पीला भाग, दाल, चना, मांस, मछली, अंडा और दही में पाया जाता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 जो है पेरिडॉक्सिन, खमीर, दूध, अंडा, दाल में। ठीक है। मरोड़ पड़ना इसमें जो मेनली कारण होता है, मरोड़ पड़ जाता है। ठीक है। विटामिन बी12 होता है, मांस, मछली, अंडा, दही में पाया जाता है। ठीक है। प्रणाली रक्त अल्पता होती है इसमें। विटामिन सी में एक्सकर्बिक अम्ल होता है। नींबू अगर साइट्रिक फलों में पाया जाता है, आंवला में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। स्कर्वी और जो है रक्त का बहना होता है इसमें, मसूड़ों से रक्त का बहना। विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश में उद्भास होता है इसमें। सूर्य के मतलब एक्सपोजर में ये मिलता है। मछली में मिलता है विटामिन डी, अंडे में मिलता है। ठीक है। विटामिन डी जो होता है इसमें रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स होता है इससे। और अगला इसमें है जो विटामिन ई है। विटामिन ई से सब्जी, ये कहाँ पाता है, सब्जियों के तेल, गेहूँ, अंकुरित तेल, सूर्यमुखी के तेल आदि में पाया जाता है विटामिन ई। आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी होती है इसमें। विटामिन के जो होता है हरे पत्तेदार वाली सब्जियों में पाया जाता है। रक्त के थक्का जमने के समय ये सहायता करता है विटामिन के। ठीक है। ये पूरा मामला है। ठीक।
मानव रोग या उपकरण, टीका और दवाएं। ठीक है, तो न्यूकैसल रोग जो होता है, एनडी जिसको कहते हैं, जिसे रानीखेत रोग के रूप में जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रमित एवियन वायरल बीमारी है जो विभिन्न घरेलू एवियन प्रजातियों के साथ साथ जंगली पक्षियों से भी को प्रभावित करता है। न्यूकैल रोग, ठीक है, न्यूकैसल रोग जो होता है वो पक्षी और जो एवियन प्रजाति होते हैं वो प्रभावित होते हैं, इसको रानीखेत रोग भी कहा जाता है। ठीक है, अमवाती हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। तो अमवाती हृदय रोग का इलाज होता है एस्पिरिन से किया जाता है। इटाई रोग कैडमियम धातु के कारण होता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में। इटाई रोग जो होता है कैडमियम धातु से होता है। थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। एनीमिया बीमारी आयरन की कमी से होती है। रक्तचाप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को स्फैग्मोमीटर भी कहा जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। काला जार बुखार जो है सीसी मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी। संक्रमण रोग सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सार्स का जो नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है सार्स का पूरा नाम होता है। प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है जो मलेरिया का कारण बनता है। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन की कमी से भी होता है। एनीमिया श्वसन प्रणाली से संबंधित रोग है। निमोनिया, एनीमिया नहीं, निमोनिया, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया से। उच्च रक्तचाप की स्थिति है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड का प्रेशर जो दीवारों पे, धमनियों की जो दीवार होती है उस पर ज़्यादा लगता है तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। मलेरिया जो है एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। रॉबर्ट कोच ने हैजा के कीटाणुओं की खोज की थी। राउंड वार्म एक मानव परजीवी है जो छोटी आंत में पाया जाता है। राउंड वार्म केंचुआ होता है, राउंड वार्म, तो बड़े बड़े कीड़े की तरह कारण इससे होते हैं, ये पेट में पाए जाते हैं। टेनिया सोलियम आंत में एक परजीवी के रूप में होता है। टेप वर्म कहते हैं इसको, टेनिया सोलियम को, आंत में एक परजीवी के रूप में रहता है। त्वचा अंग में स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जानवरों से मनुष्य में फैलता है और दूषित भोजन के माध्यम से भी फैलता है ये निपाह वायरस। तो जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, जूनोटिक पूछ सकता है, जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, जूनोटिक, तो जो है पशुओं से मानव में फैलता है, पशुओं से मानव में या पशु पक्षी से मानव में फैलता है, उसको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। जानवरों से मनुष्य में फैलता है। एथलीट फुट रोग या दाद रोग कवक के कारण होता है। एथलीट फुट जो पैर मोटा मोटा हो जाता है तो वो क्या होता है, तो या दाद रोग जो होता है कवक के कारण होता है, एथलीट फुट रोग। तो मिलान कराता है, तो याद रखिए एथलीट फुट रोग जो होता है कवकों के कारण होता है। नींद विकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चिकित्सक शब्द जो है अनिद्रा होता है। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। तो माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन जो है चंडीगढ़ में है। एड्स का पूरा फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। मांसपेशियों में अकड़न बेरी रोग के लक्षणों में से एक है। मांसपेशियों में अकड़न जो है बेरी रोग के लक्षणों में से एक है। HIV हानिकारक है क्योंकि माता पिता से बच्चों में भी हो सकता है ये। एनारोबिक श्वसन के कारण लैक्टिक एसिड का गठन शरीर में ऐंठन कारण बनता है। ठीक है, तो एनारोबिक जो श्वसन होता है के कारण जो है लैक्टिक एसिड का गठन शरीर में ऐंठन के कारण होता है। HIV एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जो मलेरिया का कारण बनता है। त्वचा कैंसर ओजोन परत की कमी का प्रभाव है। ठीक है, सिंप्लेक्स वायरस जो है दाद रोग का कारण बनता है। सिंप्लेक्स वायरस जो है दाद रोग का कारण बनता है। 26 फरवरी दुर्लभ रोग के दिवस से मनाया जाता है। ठीक है, दुर्लभ रोग जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, दुर्लभ रोग दिवस। अश्वगंधा का उपयोग रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। तो अश्वगंधा जो होता है उसका उपयोग जो होता है रक्तचाप में किया जाता है। रक्तचाप
हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ होता है रक्त में शर्करा का स्तर कम होना। तो हाइपोग्लाइकीमिया का मतलब होता है ग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब रक्त में जो है चीनी की मात्रा कम हो गई है, ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो कॉमन ह्यूमन डिजीज होता है बैक्टीरियल डिजीज है, डायरिया है, प्लेग है, डिप्थीरिया है पहला, डायसेंट्री होता है, फिर प्लेग है, फिर डायरिया है, फिर कॉलरा है, टाइफाइड है और निमोनिया है। ये जो बैक्टीरिया से होता है। तो डायसेंट्री पहला, हम डायरिया पढ़ रहे थे, डायसेंट्री है, प्लेग है, डायरिया है, कॉलरा है, टाइफाइड है, निमोनिया है। वायरस डिजीज क्या क्या है? तो कॉमन कोल्ड है, मम्स है, मेसल्स है, वायरल हेपेटाइटिस है, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, चिकन पॉक्स है और पोलीमाइलेटिस है, ठीक है। फंगल डिजीज क्या है? कैंडिडियासिस है और एथलीट फुट जो होता है, जिसमें पैर जो होता है मोटा हो जाता है। पैथोजन डिजीज क्या है? तो मलेरिया है, एमोइबिएसिस है, अफ्रीकन स्लीप सिकनेस है, काला जार जो होता है पैथोजन कारण होता है, और हेलमेंथिस जो डिजीज होती है, एस्कैरियोसिस होती है और फ्लारिएसिस होता है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे हम लोग आगे। तो वायरल रोग क्या क्या है, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो वायरल रोग देख लेते हैं। तो रोग है, कारक एजेंट है, प्रभावित अंग है, प्रसार का तरीका है, लक्षण है। तो सामान्य सर्दी और खांसी में राइनो वायरस होता है, श्वसन पथ इससे प्रभावित होता है, बूंद संक्रमण होता है इससे, नाक बंद होना और डिस्चार्ज, गले में खराश और खांसी और सिरदर्द होता है। कंठमाला का रोग जो होता है मम्प्स वायरस के कारण होता है, आरएनए वायरस। लार ग्रंथि प्रभावित होती है, लार और बूंद संक्रमण होता है इसमें, और पैरोटिड ग्रंथियां का बढ़ना हो जाता है इसमें, ठीक है। अगला चेचक, तो रूबेला वायरस से होता है ये, पैरामाइक्सो वायरस से भी होता है, आरएनए वायरस से भी है। त्वचा और श्वसन पथ संक्रमित होता है, ये भी बूंद संक्रमण है। गले की खराश, बहती नाक, खांसी, बुखार, त्वचा, गर्दन और कान पर लाल लाल चकत्ते। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस बी वायरस से कलेजी इससे प्रभावित मतलब कि यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। पैरेट्रल मार्ग रक्त आधान होता है, जिगर की क्षति, पीलिया, मिचली, पीली आँखें, बुखार और पेट में दर्द। चिकन पॉक्स, तो वेरिकाला जोस्टर वायरस, ये डीएनए वायरस है, वेरिकाला जोस्टर ये वायरस है। श्वसन पथ इससे प्रभावित होता है, त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है चिकन पॉक्स से, ठीक है। और ड्रॉपलेट संक्रमण होता है और सीधा संपर्क होने से संक्रमण होता है। खुजली वाली त्वचा, दाने और फफोले, साथ ही हल्का फुल्का बुखार होता है, ठीक है। तो चेचक अलग है, चिकन पॉक्स अलग है, ठीक है। पोलियो, तो पोलियो वायरस से होता है, आरएनए वायरस है ये। आंत और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, मल मौखिक मार्ग के माध्यम से जो होता है, ड्रॉपलेट संक्रमण होता है ये। बुखार, मांसपेशियों के ऐंठन और कमजोरी, पक्षाघात और श्वसन विफलता। डेंगू वायरस या बोन फीवर जिसको कहते हैं, डेंगू वायरस या ब्रेक बोन फीवर, तो डेंगू वायरस या फ्लेवी वायरस से होता है ये। त्वचा और रक्त प्रभावित होते हैं। मच्छर बैक्टीरिया होता है, एडिज एजिप्टी। बुखार में अचानक शुरुआत होना, बुखार के अचानक से शुरुआत और दर्दनाक सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, गंभीर फ्लू जैसी बीमारी। चिकनगुनिया, तो अल्फा वायरस, टोगा वायरस होता है ये, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मच्छर इसका भी एंडीज एजिप्टी है। तो पूछा था डेंगू वायरस और चिकनगुनिया का वायरस एक ही होता है, तो हाँ एक ही है। जो वेक्टर वायरस मच्छर है, तो मच्छर को एंडीज एजिप्टी है और एंडीज एजिप्टी चिकनगुनिया दोनों में भी है। बुखार की, इसमें बुखार और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और जोड़ों का सूजन इसमें होता है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग क्या होता है? तो ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, खोज की थी। तो ब्यूबोनिल प्लेग, काली मौत जिसको कहते हैं, ये एर्सिनिया पेस्टिस कारक एजेंट होता है इसका। लिम्फ नोड्स इससे प्रभावित होते हैं। चूहा, पिप्सू वेक्टर जेनोसाइल और चियोपिस, मतलब जी जो चूहा होते हैं, जो किलनी होती है उससे प्रभावित होता है। बुखार, सिरदर्द, सूजन लिम्फो नोड्स में। डिप्थीरिया,
तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया से द्वारा होता है। स्वर यंत्र प्रभावित होता है, त्वचा प्रभावित होती है, नाक और जननांग मार्ग प्रभावित होते हैं। ड्रॉपलेट संक्रमण होता है, बुखार, गले में खराश, कर्कशता और सांस लेने में कठिनाई इसमें होती है। डिप्थीरिया में, हैजा में तो विब्रियो कोलेरा आंत प्रभावित होती है। इससे दूषित जल, पानी या मल मौखिक मार्ग से फैलता है। गंभीर दस्त और निर्जलीकरण होता है इसमें। टेटनस या जबड़े प्रबंध तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो बैक्टीरिया है, और मांसपेशियों की ऐंठन होती है, घाव के संक्रमण के माध्यम से फैलता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोरता, दिल की धड़कन की दर में वृद्धि, जबड़े और चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन होता है इसमें। आंत का बुखार या टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी होता है इसमें। आंत प्रभावित होती है, दूषित जल या दूषित भोजन पानी पीने से, भोजन करने से होता है। सिर दर्द होता है, पेट में परेशानी होती है, बुखार होता है, दस्त होता है। निमोनिया तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है कि वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है ना ये, कि जीवाणु जनित रोग है तो जीवाणु के कारण होता है ये, और फेफड़ा प्रभावित होता है इससे। ड्रॉपलेट संक्रमण होता है, बुखार, खांसी, दर्दनाक सांस लेने में और भूरे रंग का थूक निकलता है इसमें, निमोनिया में। क्षय तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ड्रॉपलेट संक्रमण होता है, मोटी म्यूकोप्यूरुलेट नामक नाक स्राव होता है इसमें। ठीक है, अगला है प्रोटोजोआ रोग क्या होता है, तो अमीबा या अमीबिस पेचिस से होता है ये, जो पेचिस होती है उसको अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस तो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका द्वारा ये होता है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमियासिस अफ्रीका नींद की बीमारी होती है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी वायरस कारक एजेंट द्वारा होता है ये। सीसी उड़ते हैं, पता नहीं क्या दिया। काला आजार तो लिस्मेनिया डोनोवानी, रेत उड़ रही है, फ्लाई वेक्टर होते हैं, क्या दिया है ये। मलेरिया कौन फैलाता है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विक्टर और प्लाज्मोडियम ओवल। तो ये हिंदी का ट्रांसलेट जो कर देते हैं ना इतना बुरे तरीके से, अब कोई नहीं, सीसी उड़ रही है, अब सीसी क्या उड़ रही है, और रेत उड़ रही है। तो जो सैंड फ्लाई होती है, उस सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है उसके लिए रेत उड़ रही है लिखा है ये सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है तो उसके लिए लिखा है रेत उड़ रही है, सीसी फ्लाई लिखा है। तो ये भी कोई मक्खी है, मक्खी द्वारा ये भी होता है। ठीक है, मक्खी के पैरों में चिपके रहते हैं जो एजेंट होते हैं, तो मक्खी के कारण होता है, ये भी सैंड फ्लाई द्वारा होता है। और ये एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है, मलेरिया जो होता है। ठीक है, प्रोटोजोवन रोग है ये। महत्वपूर्ण टीके तो बीसीजी वैक्सीन जो है जीवित टीका है, वास्तव में कमज़ोर रोगाणु करके, तो जो बीसीजी जो बनता है तो बीसीजी के जो रोगाणु होते हैं उनको जो है हल्का सा मतलब कमज़ोर 80% कमज़ोर कर दिया जाता है उसको, कि ना के बराबर जीवित रहता है वो। उसको शरीर में डालते हैं तो शरीर में इंजेक्शन के थ्रू उसको डाला जाता है, तब क्या होता है, तो जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र जो है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो वही जीवित टीका होता है ये भी। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है। ठीक है, हैजा का टीका है, मृत टीका है, सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो मरे होते हैं हैजा वाले में, और उसको डालते हैं शरीर में, तो उनसे क्या होता है, उनसे भी प्रतिरोधक क्षमता डेवलपमेंट होता है। कंठमाला या मम्स जो होता है का टीका जो होता है, जीवित टीका ये भी है। कंठमाला, खसरा और रुबेला के लिए यूज होता है ये। मौखिक पोलियो टीका है जो है, ओपीवी कहते हैं, 2 बूंद जिंदगी के, तो ये बूंद वाला ने मौखिक पोलियो टीका है ये। तो हिंदी रूपांतरण तो इतना बेवकूफ़ी तरह से कर दिया कि क्या बताया जाए इसमें। तो पोलियो पहली खुराक तब दी जाती है जब बच्चा 3 महीने का होता है, वर्ष के बार बूस्टर खुराक भी दी जाती है इसमें। ठीक है, रूबेला का टीका जीवित टीका ये भी है, जर्मन खसरा और चेचक के लिए दिया जाता है। रूबेला टीका जो है जीवित टीका है, खसरा के लिए दिया जाता है। टेटनस टैक्सोइड जो है ये टॉक्साइड जीवाणु विष विषाक्तता खो देता है लेकिन प्रतिजनता बरकरार रखती है, तो टेटनस के लिए लगता है ये। टॉक्सोइड सीरम, तो ये सब छोड़ते हैं इसको, ये सही नहीं लग रहा है।
इसको अलग से इसका जो वीडियो करा दूंगा मैं किसके लिए कौन सा लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस तरह से पूछा नहीं, इतना हम लोग कराए हैं क्वेश्चन आर का देखे हैं, तो उसमें टीका वाला जल्दी पूछा नहीं है अभी, ठीक है। वो रोग पूछता है किस रोग से किसके द्वारा कौन सा रोग होता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और परिस्थितिकी देख लेते हैं। परिस्थितिकी में तो परिस्थितिकी पर्यावरण के संबंध में जीवित जीवों का अध्ययन होता है। परमाणु विस्फोट को रोककर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करके पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ये क्या है? परमाणु विस्फोटों को रोककर हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण कर सकते हैं। अरे शेर, ऐसा ये ट्रांसलेटर है ना ये हिंदी का। तो प्रदूषण को हम नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो जो हमारे जो स्वचालित वाहनों का यूज करके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करके, कम डीजल पेट्रोल वाले जो भी हैं, बायो जो जितने भी हमारे जो फ्यूल हैं, खनिज फ्यूल हैं, जो ज़मीन से निकाले जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका कम यूज करके इलेक्ट्रॉनिक वाहन का निर्माण करके हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। लाल रंग के माध्यम से लुप्तप्राय प्रजातियों का डेटा बुक में दिखाया जाता है। देखिए क्या लिखा है, ये रेड डेटा बुक के बारे में बात कर रहा है। रेड डेटा बुक जो होती है IUCN द्वारा जारी होती है, IUCN। तो उसमें क्या होता है, ये रेड डेटा बुक वही है। तो उसमें क्या होता है, तो लुप्तप्राय प्रजातियों का डेटा जो है उसमें रखा जाता है। इंडेंजर्ड कौन है, कौन क्या है, उसको रखा जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, तो उसके द्वारा शाही है, शाही एक जीव होता है, वो प्रोटेक्टेड है इसमें, ठीक है। लाइकेन एक प्रदूषण सूचक है। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है, जो लाइकेन होता है वो ख़त्म होने लगता है। पशु प्रजाति के डोडो पक्षी विलुप्त हो जा रहा है। गाय का गोबर सैप्रोफाइट्स के अंतर्गत आता है। मशरूम में सैप्रोफाइट प्रकार का एक कवक मौजूद होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और वायुमंडल में इसकी अत्यधिकता के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन जो R5 है, इसका है इनकार करना, कमी करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्रयोजन करना, दोहराना। तो 5 प्रकार के हैं कि अपशिष्ट R5 किससे संबंधित है पूछेगा, तो आप बताना है आपको कि वो जो है प्रदूषण के नियंत्रण अपशिष्ट प्रबंधन में यूज होता है, ठीक है। रिटर्न, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और ये पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये हिंदी में इनकार करना, कमी करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्रयोजन करना, दोहराना। तो इसको हम लोग अपने इन्वायरमेंट के उसमें पढ़ चुके हैं क्रैश कोर्स में। प्रदूषण गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से होता है। कृषि पौधे की खेती से संबंधित विज्ञान की शाखा है। क्या दिया है? घास का अध्ययन कृषि विज्ञान में होता है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है, तो इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन होता है, तो इंपॉर्टेंट है। बायोमैग्निफिकेशन में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायन ट्रैफिक स्तर के साथ बढ़ते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन बताए थे कि बायोमैग्निफिकेशन जो होता है हर एक टॉपिक लेवल के साथ ये बढ़ता है। पहले जो है प्राथमिक जो होता है वो उसको खाएगा, जो बायोमैग्निफिकेशन में जो खराब चीज़ होता है रसायन को खाएगा। फिर इसको जब इस वाले प्राणी को जो ऊपर वाला खाएगा, फिर उसके में ये चला जाएगा, नीचे वाला रसायन जो है उसके में इसके बॉडी में जाएगा। फिर इसको जो खाएगा इसके ऊपर वाले बॉडी में जाएगा, और जिसको खाएगा उसको ऊपर वाले बॉडी में जाएगा। तो इससे कहते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन, धीरे धीरे इसका परसेंटेज ऊपर बढ़ता जाता है, तो उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। पैरामेसिया एक जीवी जीव है। 1993 में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय CAU केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में स्थापित किया गया। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। पश्चिम बंगाल भारत में तिल की उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। तिल उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 राज्य है। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद आता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है पहले समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक होता है कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है, 1 से 10 जो म्यून होता है माइक्रोमीटर होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है इसमें। केंद्रक की क्षेत्र या केंद्रकला से घिरा होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र होते हैं। केंद्रिक इसमें अनुपस्थित होता है। झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है। कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा सूत्री विभाजन नहीं होता है इसमें। तो कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन बडिंग द्वारा होता है, सूत्री विभाजन इसमें नहीं होता, ठीक है। या तो इसमें कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विखंडन होगा, या मुकुलन होगा, मुकुलन, ठीक है। इसमें जो है गुणसूत्री विभाजन नहीं होता।
यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये कोशिका का आकार जो होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रक उपस्थित होता है इसमें, और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। केंद्रिका उपस्थित होती है। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, पराक्सीसोम उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन और सूत्री विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन इसमें पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक किसमें पाई जाती है, तो ये प्रोकैरियोटिक जो होती है ये किसमें पाई जाती है, उदाहरण इसके क्या क्या हैं। तो बैक्टीरिया में पाया जाता है, या और आर्किया में पाया जाता है। आर्किया, बैक्टीरिया और आर्किया में पाया जाता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो जानवरों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो होता है जानवर, कवक, पौधे और ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब है इसमें। प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। कोशिकांग जो होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, मगर इसमें होता है, ठीक है, इसमें होता है। डीएनए गोलाकार होता है इसमें। डीएनए इसका जो होता है गोलाकार होता है, डीएनए गोलाकार, और इसमें डीएनए दंड बड़ा बड़ा होता है, ऐसे ऐसे डीएनए होता है इसमें, ये वाला डीएनए, ठीक है। और इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। यह बैक्टीरिया और आर्किया में पाया जाता है, और ये जो है पौधे, जानवर, कवक आदि में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये पूरा होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है एक आदिम प्रकार की कोशिका है, ठीक है, आदिम में बहुत पुरानी कोशिका है, ठीक है। इसमें जो फलों के खाए जाने वाले भाग कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं इसको। उसमें सही समझ में नहीं आया था पहले वाले में। तो मटर का है, लेग्यूम फलों के प्रकार में आता है ये, मटर है। इसका क्या खाते हैं, भ्रूण या पूर्ण बीज खाते हैं हम लोग। भिंडी का कैप्सूल, तो पेरिकार्प तथा बीज खाते हैं इसका। गेहूं का हम लोग कॉरियोप्टिक्स या भ्रूण कोष या भ्रूण खाते हैं। मक्का का हम लोग भ्रूण खाते हैं। काजू का हम लोग बीज पत्र या मासल पुष्पवृत्त खाते हैं हम लोग। लीची का हम लोग मासिल एरियल खाते हैं। सिंघाड़ा का बीज खाते हैं। इमली का मध्य भित्ति खाते हैं। मूंगफली का भ्रूण खाते हैं। नारियल का भ्रूण खाते हैं हम लोग, ठीक है। अखरोट का हम लोग पलिवत बीज पत्र खाते हैं। आम का हम लोग मध्य भित्ति खाते हैं। बेर का हम लोग बाह्य तथा मध्य भित्ति खाते हैं। अंगूर का हम लोग फल भित्ति या प्लेजेंटा खाते हैं। सुपारी का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। अमरूद का हम लोग फल भित्ति या प्लेजेंटा खाते हैं केला का हम लोग मध्य भित्ति तथा अंत भित्ति खाते हैं। बैगन का हम लोग फल भित्ति या प्लेजेंटा खाते हैं। टमाटर का हम लोग फल भित्ति और प्लेजेंटा खाते हैं। खीरा का मध्य भित्ति और अंत भित्ति खाते हैं हम लोग। खरबूजे का हम लोग मध्य भित्ति अंत भित्ति खाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूछता है इसको इसलिए इतना बताया जा रहा है आपको, ठीक है। लौकी का हम लोग मध्य भित्ति और अंत भित्ति खाते हैं। अनार का हम लोग रसदार बीज चोल खाते हैं। नींबू का हम लोग अंतर भित्ति रसदार एक कोशिकीय रोम खाते हैं। नारंगी का हम लोग अंतर भित्ति रसदार एक कोशिकीय रोम इसमें भी होता है। सेब का मासल पुष्पासन खाते हैं हम लोग। नाशपाती का भी मासल पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। कमल का पुष्पासन और बीज खाते हैं। स्ट्रॉबेरी का हम लोग मासल पुष्पासन खाते हैं। शरीफा का हम लोग फल भित्ति शिखर को छोड़कर खाते हैं। अंजीर में हम लोग मासल आशय तथा बीज खाते हैं। अनानास में क्या खाते हैं भैया, अनानास में बाह्य कोष सहपत्र जुड़ा हुआ परिदल पुंज खाते हैं। कटहल में सहपत्र परिदल पुंज तथा बीज खाते हैं। सहतूत में परिदल पुंज खाया जाता है। तो ये जो है इसको एग्जाम में पूछता है, इसे थोड़ा बता दिए हैं तो एग्जाम में से पूछता है, ठीक है। इसको आराम से देखिएगा। विटामिन को हमने देख लिया था, मगर विटामिन को क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन सी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम कहते हैं टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को नेप्टोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, तो थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं।
और पैंथोनिक अम्ल जो है अंडा, जिगर और इसमें पाया जाता है। विटामिन एच को कहते हैं बायोटीन। तो मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट आदि में पाया जाता है ये। जिनका बाल झड़ता होगा वो बायोटीन के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो विटामिन एच होता है ये। फोलिक अम्ल जो हरी पत्तेदार सब्जियां, जिगर मतलब कि यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियां और आंत के जीवाणु पाया जाता है। विटामिन B2 को कहते हैं साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो ये जो अभी जो ये सब दिया एस्कॉर्बिक अम्ल, साइनोकोबालामिन, इसको मिलान कराता है, ठीक है, इसलिए इसको बताए हैं। बाकी जो डिटेल में बता ही चुके हैं कि कौन किस में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो मानव में हम लोग पाचन तंत्र देखे हैं। तो मुख होता है सबसे पहले, मुख है यहाँ से ही जो पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। ये जो है पूरा ये लीवर है, ठीक है, यकृत है। उसके नीचे जो छुपा हुआ है पित्ताशय, ये देखिए ये जो है ये भाग जहाँ ये पित्त है, पित्ताया गाल ब्लेडर है ये, ठीक है। ये जो है पेट है, ये पेट को ये अमाशय कहते हैं। ये ग्रास नली है, ये जो नली है ये खाना जाता है तो ग्रास नली है। और ये जो ऊपर वाली भाग है छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और बड़ी आंत जो है नीचे वाली, ये जो बड़ी वाली भाग है ये जो है ये नीचे वाली है, ये बड़ी आंत है ये वाली। और जो अंदर है छोटा छोटा केचुए की तरह है वो छोटी आंत है, ठीक है। तो ये पूरा है बड़ी आंत, छोटी आंत, सबका कार्य हमने बता दिया है, ठीक है। तो ग्रास नली से खाना आता है, पहले जाता है यहाँ पे पेट में, अमाशय में जाता है। तो अमाशय में जठर रस का मिश्रण होता है तथा मंथन और आंशिक पाचन होता है। फिर उसके बाद जाता है छोटी आंत में। तो पहले मुंह में आता है, फिर ग्रास नली में जाता है, मुंह से ग्रास नली में जाएगा, फिर अमाशय में आता है, अमाशय से आंत में आता है, छोटी आंत में। तो इसमें आंत में उत्पन्न जो गतियों से भोजन अच्छी तरह से मिल जाता है तथा इसमें से पित्त, अग्नाशयी व आंत रस आते हैं जो पाचक में सहायता करते हैं। और पचे भोजन का अवशोषण यहीं पे होता है। और मुख्यतः पाचन क्रिया अमाशय की व छोटी आंतों में ही होता है। फिर लीवर क्या करता है, तो यह जो है पित्त सहायक गाल ब्लेडर होता है यहाँ पे, जिसमें से पित्त रस बनता है तथा पित्त वाहिनियों द्वारा ये गृहिणी से खुलकर पाचन में सहायता करता है। तो जो यकृत जो पित्त रस होता है, पित्त रस का स्राव जो है यकृत से होता है, याद रखिए, गाल ब्लेडर से नहीं होता है, यकृत से होता है। बड़ी आंत में तो इसमें पाचन क्रिया नहीं होता है। इसका कार्य है कुछ जल, खनिज और औषधि का अवशोषण कर अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन करने के लिए बड़ी आंत व गुदे में होता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका काम है। तो लार जो होता है, तो लार में एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, ठीक है, मड को पचाता है और माल्टोज बना देता है उसको। जठर रस जो होता है पेप्सिन, रेनिन होता है इसमें, और ये जो प्रोटीन को पचाता है और कैसिनोजेन को पचाता है, भोज्य पदार्थ को पचाता है। और पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस केसिन में बदल देता है, ठीक है। इसका जो पेप्सिन का pH 2.2 होता है, जिसको जठर रस कहते हैं, अमाशय में होता है 2.2 उसका होता है pH। अग्नाशय रस जो निकलता है इसका pH 8 होता है और क्षारीय माध्यम होता है। ट्रिप्सिन निकलता है उसमें से अग्नाशय से, और एमिलॉप्सिन निकलता है, और स्टीएपिन्स निकलता है, स्टीएपिन निकलता है। चर्बी और वसा को पचाता है, और ये तो मंड को पचाता है, और ये है जो प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन। तो ये पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में तोड़ता है प्रोटीन को, ट्रिप्सिन। ये जो है एमिलॉप्सिन जो होता है मंड को शर्करा में तोड़ता है, और स्टीएप्सिन जो होता है चर्बी वसा को वसा तथा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो स्टीएप्सिन जो होता है चर्बी को पचाता है। छोटी आंत में कौन रस निकलता है, तो इरेप्सिन निकलता है, माल्टेज निकलता है, लैक्टेज है और इन्वर्टेज है, ठीक है। तो वो जो ये लिखा है इसमें पचा देता है धीरे धीरे, ठीक है। तो जो इरेप्सिन जो होता है पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस और पॉलीपेप्टाइड में टूटता है और अमीनो अम्ल में बदल जाता है लास्ट में। फिर माल्टोज में बदलता है, फिर ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टोज को लैक्टोज में बदलता है, फिर ग्लूकोज बदल जाता है, फिर सुक्रोज भी ग्लूकोज में बदल जाता है लास्ट में। कभी तो संधियों का जोड़ पूछता है, तो रेशियो जोड़ होता है गति रहित, उपस्थित युक्त जोड़ होता है सीमित गति संभव, और साइनोबियन जोड़ जो होता है पर्याप्त गति संभव होती है। तो ये जो जोड़ है इस वाला में यही, इसी के अन्य प्रकार हैं, ये कई जगह से जुड़ा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। तो कब हमेशा पूछता है, तो कुंदन खल्लिका संधि जो होती है, कंदुक खल्लिका संधि ह्यूमरस व अंश
अंश मेखला के मध्य होती है। कब्जा संधि जो है घुटना संधि है ये। धुराग्र संधि जो है पाइवट संधि और एटलस व वक्ष के मध्य होती है। वर्षिप संधि जो होती है ग्लाइडिंग संधि है, करपाल के मध्य होती है। सैंडल संधि जो अंगूठे के करपाल व मेटा करपाल के मध्य होती है। तो ये भी पूछता है एग्जामों में, तो थोड़ा सा बता दिए इसको, ठीक है। अगला इसमें कि मस्तिष्क के भागों का कार्य होते हैं, कार्य बताते हैं। तो सेरेब्रम का कार्य पूछता है तो बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, वाणी, चिंतन का केंद्र जो सेरेब्रम है, ठीक है। अगला है डाइएनसेफेलॉन जो होता है, इसमें थैलेमस होता है। तो दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करना थैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, सोना, यौन क्रिया नियंत्रण केंद्र जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। तो हाइपोथैलेमस में बहुत काम होता है। प्यास, भूख, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, सोना, यौन क्रिया और नियंत्रण का कार्य होता है। अगला सेरेबेलम जो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऐच्छिक पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण करता है, ठीक है। और पांस बेरोलाई श्वसन पर नियंत्रण करता है। पांस बेरोलाई। मेडुला ऑब्लोगाटा जो होता है हृदय स्पंदन, रुधिर नलिकाओं, लार स्राव, श्वसन गति की दर तथा प्रत्यावर्ती और ऐच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो बताया हूँ अभी, तो काफ़ी जगह पूछता है एग्जामों में। तो मानव में जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी, देखिए यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे है दिमाग में, पीनियल ग्रंथि यहीं पे है, थायराइड ग्रंथि यहाँ पे है, पैराथायराइड भी यहीं पे है, थाइमस भी है यहाँ पे देख लीजिए, ये एड्रिनल है लीवर पे, अग्नाशय है यहाँ पे, फिर वृषण है और अंडकोश है यहाँ पे, महिलाओं में अंडकोश होता है। तो ये जो है ग्रंथियाँ हैं। तो ग्रंथियों के दिमाग में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लीजिए कि दिमाग में इस तरह चलती हैं। थायराइड कहाँ पे, ट्यूटरी ग्रंथि की बात, ग्रंथि की बात हो दिमाग में आ जाए, कि पीनियल की बात हो दिमाग में आ जाए, थायराइड कहाँ पे है, एड्रिनल कहाँ पे है, अग्नाशय कहाँ पे, इसका बात चल जाए आपको पता, ठीक है। तो जो थायराइड ग्रंथि है हार्मोन थायरॉक्सिन निकालता है। इसका कार्य है शरीर में होने वाले समस्त उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करना। अल्पस्राव का प्रभाव क्या होता है, अल्पस्राव अगर हो जाए तो बच्चों में जड़ मान्यता, पेट बड़ा, त्वचा सूखी, वयस्कों में वृद्धावस्था के लक्षण आने लगते हैं इसमें, अगर अल्पस्राव होता है थायराइड से। तो अतिस्राव में क्या होता है, तो ऑक्सीकारक मेटाबॉलिज्म की दर जो होती है की दर हो जाती है, रुधिर दाब बढ़ जाता है, ग्लूकोज की खपत जो होती है, ग्लूकोज व O2 की खपत आदि बढ़ना, थकावट, उच्च ताप, घबराहट, कंपन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आदि आ जाता है अतिस्राव में थायराइड के। पैराथायराइड में पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन होता है इसमें। तो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा और पी की मात्रा नियंत्रण, ECF में कैल्शियम की मात्रा घटना, ठीक है। इसमें क्या कम स्राव अगर होता है तो क्या होगा, पेशियों तथा तंत्रिका तंत्र में अनावश्यक उत्तेजना, कभी कभी पेशियों में अस्थायी संकुचन होने लगता है, ठीक है। और ज़्यादा स्राव हो जाता है तो अस्थियों का गलकर कमज़ोर होना जाना, ठीक है, पेशियों कमज़ोर होना, वृक्क में पथरी की संभावना होना, ये होता है। थाइमस जो होता है, थाइमस हार्मोन जारी होता है। तो वृद्धि एवं लैंगिक परिपक्वता प्रभाव, लिम्फोसाइट का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा पदार्थों के लिए संश्लेषण की प्रेरणा देना, ठीक है। कंकाल के निर्माण में रुकावट हो जाता है अगर कम स्रावित होगा तो, और अधिक स्रावित हो जाता है उपापचयी क्रियाओं का अत्यंत तीव्र होती है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो होती है, इसे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन जारी करता है। शरीर के आकार में वृद्धि नियंत्रण करता है। बचपन में वृद्धि का रुकना जो हो जाता है, अगर कम स्रावित होता है तो बचपन में वृद्धि रुक जाती है। अगर ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो बचपन में आनुपातिक भीमकाय शरीर का होना, ठीक है। तो इसमें थायरोट्रोपिन जो निकालता है तो उसमें थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। कमी से थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है और अधिकता से थायरॉक्सिन की अधिकता हो जाती है। एड्रीनोकार्टिकोटॉपिक हार्मोन जो निकलता है तो एड्रिनल कार्टेकस के श्रावण का नियंत्रण करता है। ये कमी नहीं है इसमें। गैनोड्रोट्रोपिक हार्मोन जो है तो ये नहीं पूछता है, ऊपर वाला ही पूछता है, ठीक है। एड्रिनल कार्टेस क्या होता है, तो लिंग हार्मोन है ये,
बाह्य जनन अंगों में भिन्नता, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है ये। ठीक है, तो ये है पूरा इस तरह से जो पूछता है उसी को बता दे रहा हूँ। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होता है? तो बेस्प्रिन या एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है ये रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। मूत्र पतला कर रुधिर गाढ़ा, इसका जो कम स्राव होता है तो मूत्र पतला और रुधिर गाढ़ा हो जाता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है इसमें। अधिक हो जाता है तो मूत्र गाढ़ा होना और रुधिर का पतला होना हो जाता है इसमें। ठीक, तो ये सब पूरा है। मेडुला जो है ग्रंथि एड्रेनिल निकालती है, रक्तचाप में वृद्धि, रुधिर शर्करा वृद्धि, हृदय स्पंदन में वृद्धि, नियंत्रण और अनुकंपा भांति होता है। कम स्राव से रुधिर दाब कम हो जाता है और खिन्न अवस्था हो जाती है। अगर ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया से मधुमेह, जल की मात्रा और रुधिर के दाब में बढ़ने की जगह पे शरीर का फूलना, उच्च दाब तनाव हो जाता है इसमें। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन जो होता है मादा जननांगों का परिवर्धन, गौण लक्षणिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है ये। पीनियल ग्रंथि क्या करती है? तो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन जो है सीरोटोनिन निकालता है। तो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन निकालता है। ये मनुष्य के कार्यों का ठीक पता नहीं है, इसमें मनुष्य में कार्यों का ठीक पता नहीं है। मगर मेलाटोनिन जो होता है इससे क्या होता है बताइए? मेलाटोनिन से आदमी समय से जागता है, समय से सोता है। एक से लगातार 10-15 दिन एक ही समय पर जाग गए तो डेली आपको नींद उसी टाइम खुल जाएगी। जनन ग्रंथि में एस्ट्रोजन होता है, ये गौण लक्षण लैंगिक लक्षणों विकास शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि में नियंत्रण करता है। रिलैक्सिन क्या करता है? तो गर्भाशय मांसपेशियों को ढीला करता है ये। वृषण में टेस्टोस्टेरोन होता है, तो ये प्रोटीन उपापचय के सहायता करता है। नर लैंगिक लक्षणों यौन स्वभाव का नियंत्रण करता है। ठीक है, अग्नाशय में इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय को बैलेंस करता है। अगर कम स्राव होता है तो मधुमेह, मूत्र में जल की मात्रा अधिक बढ़ जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, और अधिक हो जाता है तो ग्लूकोज की कमी से मस्तिष्क में उत्तेजना होना, थकावट, बेहोशी, शरीर का ऐंठन होने लगता है। अमाशय और आंती श्लेष्मा और अमाशय ग्रहणी, तो इसमें ग्लूकागॉन है, तो यकृत में ग्लूकागॉन निम्न स्तर का निम्नीकरण का नियंत्रण करता है। गैस्ट्रीन, पैंक्रियोजाइमीन जो है अग्नाशय रस के स्राव का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये जो पूरा था, तो जो मैं मुख्य वो सब हम जान लिया हम लोग। इसमें जो है फसल है कहाँ से लाई गई है, देश किस देश से? तो मटर जो है ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है, टमाटर जो है यूएसए से लाया गया है, प्याज जो है यूएसए से और यूएसए से ही लाया गया है तो प्याज। तरबूज जो है जापान से लाया गया है, चावल जो है फिलीपीन से आया है, और मक्का जो है यूएसए से आया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कहाँ से आया है, इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। गेहूँ कहाँ से है? तो गेहूँ ऑस्ट्रेलिया से आया है। सोनारा 63 यूएसए से आया है, सोनारा जो 64 है यूएसए से आया है। रेडले गेहूँ जो है ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक, तो दुधारू पशु और जुताई नस्ल के बीच वाली तो नस्ल है, तो हरिया क्या है, कौन सी नस्ल है? तो दुधारू नस्लें क्या है, गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं? तो पूछता है साहिवाल गाय, सिंधी गाय, गिर गाय, देओनी, कर्ण स्विस गाय। ठीक है, और हरिया भी गाय है, ओनगोल गाय है, थार पारकर भी गाय है, कंकरेज भी गाय है। तो इस पूछता है कि कौन सा इसमें गाय के जो प्रजाति से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा साहिवाल है, सिंधी, गिर, दोओनी, कर्ण स्विस, हरिया, ओनगोल, थारपारकर और क्रेकज है। ठीक है, भैंसों में भैंस की नस्ल कौन कौन से? तो मुर्रा, नीली रावी, भदावरी, तराई, नागपुरी, मांडा, टोडा, सुरती, जाफराबाद और मेहसाना जो है ये भैंस की नस्लें हैं। आगे हैं कि भेड़ की नस्लें कौन से हैं? तो छोटा नागपुरी, शाहबादी और बालन गिर जो हैं ये भेड़ की नस्लें एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय बकरी की नस्लें गंजम है, बंगाल है, न्यूबियन है। ठीक है, तो सुअर की किस्में क्या हैं? तो कैटोनिस हैं और एडले स्विन है। ठीक है, ऊँटों की प्रजाति है, जैसलमेरी है, कद्दी है और मेवाड़ी है। ठीक है, ये ऊँटों की प्रजातियाँ हैं। ठीक है,
पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है, दोनों में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, तो इसमें जो है सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती है। तो पादप में है सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति भी होती है और प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती है। मगर जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल प्लाज्मा झिल्ली इसमें होती है, ठीक है। और जो पादप कोशिका में इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो जंतु कोशिका इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तीसरा एक रस धानियाँ बड़ी होती हैं इसमें रस धानियाँ छोटी होती हैं, ठीक है। चौथा है प्रायः कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होता है, और इसमें जो होता है जंतु में कोई भी कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नहीं होता। पाँचवा केंद्रक कोशिका की परिधि की ओर खिसकता रहता है, इसमें जो है केंद्रक गोल एवं कोशिका के मध्य होता है। गॉल्जी उपकरण कम विकसित होता है इसमें, और जंतु कोशिका में गॉल्जी उपकरण जो है पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ये बार बार पूछता है एग्जामों में, कोशिका पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अंतर यूपीएससी में पूछा था, और कहीं भी पूछ सकते हैं, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, एक बार आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। में रोग फैलाने वाले कीट कौन कौन से होते हैं? तो मक्खी होती है जो डायरिया फैलाती है, लेप्रोसी फैलाती है, टाइफाइड फैलाती है, कोलेरा फैलाती है। मक्खी, समझ रहे, डायरिया, लेप्रोसी, टाइफाइड और कोलेरा। मच्छर क्या फैलाता है? तो मच्छर मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, पीत ज्वर है, मच्छर फैलाता है। किसिंग बग जो है चगोस रोग फैलाता है, किसिंग बग जो है चगोस रोग फैलाता है। सैंड फ्लाई या बालू फ्लाई जिसको कहते हैं, काला अजार फैलाता है। तो जो उसमें दिया था कि सैंड फ्लाई मतलब बालू उड़ गई, जो दिया नहीं था उसमें ऊपर, जो हिंदी ट्रांसलेशन था गलत दिया था वो, तो वही है। काला अजार किससे होता है? तो सैंड फ्लाई या बालू फ्लाई से होता है। सीसी मक्खी जो होता है, इसको दिया था सीसी मक्खी, तो सीसी मक्खी अलग है। अफ्रीका निंद्रा रोग जो था सीसी फ्लाई से होता है। और बेड बग से क्या होता है? टाइफाइड ज्वर होता है, बेड बग, ठीक है। टाइफाइड नहीं, टाइफस ज्वर होता है इससे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये रोग फैलाने वाले कीट हैं, विषाणुओं से होने वाले रोग हैं, विषाणु से। तो यही पूछता है कौन से रोग विषाणुओं से होते हैं? तो चेचक होता है, चिकन पॉक्स है, सर्दी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा फ्लू है, मिजिल्स है, मम्स है, वायरल इंसेफेलाइटिस है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इससे, वायरल एंसेफेलाइटिस, ठीक है। पोलियो मिलाइटिस जो है ये भी वायरस से होता है। रेबीज वायरस है, डेंगू वायरस है, हर्पीस जो है वायरस है, एड्स है वायरस से। तो वायरस से इतने रोग होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायरस से पूछेगा, जीवाणु से पूछेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी वायरस से जो होता है फसलों में भी रोग होता है। पपीता में होता है, तो गन्ना में होता है घास जैसा बरो होता है। चुकंदर में होता है ऐठा हुआ सिरो भाग होता है। टमाटर में पत्तियों की ऐठन होती है। भिंडी में पीड़ा नाड़ी मोजैक होता है। केला में मोजैक रोग होता है, ये विषाणुओं से होता है। पपीता में मोजैक होता है। सिट्रस में टिस्ट्रेजा नाड़ी का उतक क्षयन होता है इसमें। बादाम में रेखा पैटर्न होता है। गन्ना सरसों में मोजैक होता है। और तिल में फिलोडी होता है। तो मोजैक रोग पूछे किससे होता है? तो मोजैक रोग होता है विषाणुओं से होता है, ठीक है। तो जो कुछ फैक्ट हैं देख लेते हैं उसको। तो सबसे बड़ी अस्तनी कौन सी है? तो नीली व्हेल जो है सबसे बड़ी अस्तनी है। सबसे विशाल स्थलीय अस्तनी कौन है? तो हाथी है। सबसे बड़ी अस्थि किसकी? तो फीमर, पैरों की। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? तो अजगर है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ी स्थलीय पक्षी है शुतुरमुर्ग है। विशालतम जीवित सरीसृप तो कछुआ है। विश्व में सबसे विषैला सर्प जो है ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सर्प है। सबसे लंबी स्तनी कौन से? जिराफ है। सबसे छोटा चिड़िया कौन सा है? तो हर्मिंग बर्ड है, ठीक है। दांत रहित स्तनी कौन सी है? तो चींटी खोर है। पुरुषों के प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी 3900 किलो कैलोरी होती है। महिलाओं को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी 2400 किलो कैलोरी। सबसे पुरानी स्तनी एकिडाना है। सबसे पुराना कॉपी कौन सा है? तो गिब्बन है। सबसे विषैला भारतीय सर्प किंग कोबरा है। विषैला मछली कौन सी है? तो स्टोन मछली है। अंडा देने वाली स्तनी कौन सी है? तो ये पूछता है एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा है ये। अंडा देने वाली स्तनी कौन सी है? तो एकिडाना है, डक बिल्ड है और प्लेटिपस है, ठीक है। भारत का सबसे विशालतम म्यूजियम चेन्नई में है। भारत का सबसे विशालतम चिड़ियाघर कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम मुंबई में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूग दक्षिण अफ्रीका में है, क्रूंगर। सबसे पुराना प्राइमेट है लीमर।
विषैली छिपकली कौन सी होती है? तो हीलोडर्मा है। ठीक है। इसमें है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलर पार्न्सवर्थ ने किया था। ट्रांजिस्टर का किसने किया था? जॉनी वर्डीन, विलियम साकले और वाल्स वर्टर ने किया था। थर्मामीटर का किसने किया था? गैलीलियो गैलीलेई ने किया था। ट्रांसफार्मर तो माइकल फैराडे ने किया था। अब वॉशिंग मशीन का हार्ले मशीन कंपनी ने किया था इसका। ठीक है। विद्युत पंखा का व्हीलर ने किया था। हेलीकॉप्टर का खोज लाउंस वाई एंड नियेवेनु ने किया था। ठीक है।